जी तमाम फेसबुक के दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ जावेद काजी और हर सोमवार को आपके लिए प्रोग्राम लेकर आता हूँ सब रंग। और मेरे साथ जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब, हमेशा की तरह उनका मैं बड़ा मशहूर हूँ, इस्लामाबाद से शिरकत फरमाते हैं प्रोग्राम में। और आज और भी बहुत सारे दोस्त जो हैं उनको मैंने इनवाइट कर रखा है, इंशाल्लाह वो भी हाजिर होंगे लेटर ऑन इन द प्रोग्राम फ्रॉम दुबई। जनाब जफर मिर्जा साहब हैं, उनको इनवाइट किया हुआ है कि दुबई में जो हमारे पाकिस्तानी हैं ओवरसीज, उनका क्या हाल है और कोरोना जो है उसका क्या हाल है दुबई में। उस हवाले से भी बात करेंगे। और इससे पहले कि मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊं, एक रिक्वेस्ट करता चलूं, वो ये कि आप हमारा यूट्यूब चैनल जो है उसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। तस्वीर में नजर भी आ रहा है कि वो कौन सा है। और फेसबुक पे तो हम लाइव हैं ही। और दूसरे दोस्तों को भी ज़रूर बताया करें कि आप ये प्रोग्राम जो है वो कहाँ से देखते हैं। हमारे साथ इस वक्त ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद इफ्तिखार चौधरी साहब जो है उन्होंने ज्वाइन कर लिया हुआ है। लेकिन जो आज के टॉपिक हैं उनके हवाले से मैं आपसे बात करता चलूं। सबसे पहले ये है कि जो बड़ी ईद है, कुर्बान ईद जो है, कुर्बानी की, वो आ रही है और उसकी आमद आमद है। लेकिन मैं जब सोचता हूँ जो हमारे कश्मीरी बहन भाई हैं मकबूजा कश्मीर में, उनकी ईद कैसी होगी, उन्होंने माह रमज़ान कैसा गुजारा होगा और वो ईद जो है वो कैसी गुजारी होगी, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक साल होने को है 5 अगस्त को, जब वहाँ पर कर्फ्यू लगाया गया, वहाँ लॉकडाउन किया गया, हर घर के सामने एक फौजी खड़ा कर दिया गया है और मसाजिद जो हैं उनको भी बंद कर दिया गया है। तो वो कैसे वहां पर हालात जो हैं वो महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि 3 महीने की हमें यहाँ पर लॉकडाउन किया गया है यूके में। और यकीन माने कि बड़ा महसूस हुआ कि लॉकडाउन और कर्फ्यू क्या चीज़ होती होगी। हालांकि यहाँ पर हमें हर चीज़ मुयसर थी, खुराक जो है वो भी हमें मिलती रही, अद्वियात जो हैं वो भी घर पर पहुंचती रही। तो उन बेचारों का क्या हाल होगा। लेकिन मोदी सरकार जो है वो वहां पर कचरे आम जो है वो जारी रखे हुए है और वहाँ के जो मुसलमान हैं उनको अक़लियत में तब्दील करने की वो कोशिश करें, इस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें भी बड़ी हलचल मची हुई है। नैब के हवाले से तमाम अपोजिशन जो है वो इकट्ठी हो रही है और वो कह रही है, खासतौर पर जो बिलावल जरदारी साहब हैं वो कह रहे हैं जनाब कि नैब चेयरमैन जो है उसको घर भेज दिया जाए और नैब का अदारा जो है उसको बंद कर दिया जाए। इन पे हम बात करेंगे। इस पे दूसरा लोकल हमारे कुछ साथी जो हैं वो हमें ज्वाइन करेंगे, क्योंकि जो रेसिज्म है वो यूके में भी बहुत बढ़ रहा है। उस हवाले से हम बात करेंगे कि राजरंग में क्या हो रहा है, शेफील्ड में क्या हो रहा है। यहाँ पर भी लोकल जो शूटिंग वगैरह जो है वो हो रही हैं यहाँ शेफील्ड में भी। तो क्या ये कोरोना जो है उसका असर है या कुछ और है। बहरहाल मैं चलता हूँ सीधा इफ्तिखार भाई की तरफ से, उनकी तरफ से तमाम लोगों को भी सलाम कहता हूँ, लेकिन उनकी तरफ चलता हूँ, उनको अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। जी इफ्तिखार भाई, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम काई साहब। जी इफ्तिखार भाई, आप खैरियत से हैं? शुक्र है अल्लाह का काई साहब। मेरी आवाज आप तक सही पहुंच रही है? जी बिल्कुल साफ आ रही है। जी इफ्तिखार भाई, मैंने जो स्टार्टिंग में कहा, एक तो कश्मीर के बारे में और दूसरा नैब के बारे में, आप क्या कहते हैं कि ये जो अपोजिशन इकट्ठी हो रही है, ये नैब के जी जी। बारे में जो है वो जो सोच रही है कि हम इसको ख़त्म कर सकते हैं और करवा सकते हैं, क्योंकि जो कमेटी है बनाई हुई हुकूमत ने नैब में कानून तब्दील करवाने के लिए, उसमें तकरीबन सब के सब जो हैं, बल्कि सब के सब जो हैं, वो या तो उन पे मुकदमे चल रहे हैं या उन पे मुकदमे आने की जो है वो नवीद जो है वो सुनाई जाती है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए जी, चंद नाम तो मैं ले देता हूं जो ये नैबिये कहलाते हैं ना ये सारे। उनमें आप देखें राना सनाउल्लाह साहब हैं, एहसन इकबाल साहब हैं, राजा परवेज अशरफ है और राना सनाउल्लाह, परवेज खटक है, शाहिद खकान अब्बासी। अब मुझे ये बताएं कि ये लोग जो हैं नैब में तरमीम के लिए वो बैठे हैं और ये 22 रुकनी कमेटी एक बनाई है। ये उनके बारे में जब पूछा गया कि जनाबे वाला ये इन लोगों को ऑलरेडी जो रेफरेंस भुगत रहे हैं या सजाएं काट रहे हैं या बेल पर है, या तो आप इन लोगों को क्यों नैब में ले गए, तो उनका जो जवाब था जो मुझे उन्होंने बताया
वो ये था जवाब के ये क्योंकि उस नैब की मशक्कत काट कर आए हैं, तो ये नैब का जो ऑर्डिनेंस में जो तरामीम है उसमें कानून बनाने में ये मुआवन साबित होंगे कि उन तकलीफा से गुजर कर आए हैं। तो अब दूसरी तरफ से जो हमारे जो कुछ लोग ऐसे भी हैं, पीटीआई के भी कुछ लोग हैं जो ये चाह रहे हैं कि नैब के जो चेयरमैन है उसकी एक्सटेंशन की भी बात की जाए, डिप्टी चेयरमैन की भी बात की, प्रोसिक्यूटर जनरल की भी एक्सटेंशन की बात की जाए, ताकि उस तरफ उनको एक ब्राइब का एक कॉन्सेप्ट भी है वो दिया जाए। और बल्कि बिलावल तो ये कह रहा है कि इसको नैब को वैसे खत्म कर दिया जाए, क्योंकि आपको पता है कि आसिफ जरदारी साहब पर और फरियाल तालपुर पर केसेस जो हैं वो तकरीबन मैच्योर हो चुके हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये जितने भी चोर डाकू जिनके ऊपर इल्जामात हैं या वो भुगत रहे हैं या इस प्रोसेस में गुजर रहे हैं या वो एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं कि वो अगले के वो होंगे, तो वो सब के सब रुकनी 24 रुकनी या 22 रुकनी कमेटी जो है उसके अंदर वो बैठे हुए तरामीम सोच रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो मतमा नजर है या सुप्रीम कोर्ट के जो हमें नजर आ रहे हैं वहां से इशारे जो नजर आ रहे हैं, उसने ऑलरेडी 120 जो है एहतसाब अदालतें जो हैं वो कायम करने का ऑर्डर कर दिया है। और बल्कि जावेद इकबाल साहब जो नैब के चेयरमैन है उनको ये कहा गया कि आप विद इन 10 डेज या कुछ और वक्त शायद उनको मिल जाए कि वो इसमें अपनी सबारशात पेश करें, क्योंकि अभी नैब के चेयरमैन ने ये कहा कि 30 दिन के अंदर वो जो नैब की जो कार्रवाई है वो कंप्लीट नहीं हो सकती, इसके लिए 10, 20, 50 जो है वो गवाह इकट्ठे करने पड़ते हैं। तो लेकिन कहने का मकसद ये है कि उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट जो है उसने ये पिन पॉइंट किया है कि आपके जो तफ्तीश है, जो प्रोसिक्यूशन है वो इतनी वीक होती है कि लोग जो है 2-2 साल 7 साल वो भुगते रहते हैं मुकदमा, तो एंड पे उनकी बेल हो जाती है। अब जितने भी इन्होंने केसेस जो हाई प्रोफाइल केसेस थे, आज चीमा का था, फवाद हसन फवाद का था, खाकान अब्बासी का था, दूसरे मतलब जितने भी आप केसेस देख लें सब में बेल हुई, सिर्फ वो खुर्शीद शाह बचा हुआ है वो 8-9 माह से, उनकी भी मुझे लगता है वो किसी दिन बेल हो जाएगी। तो अब जब बेल हो जाती है तो वो कहा फिर जाता है कि आप इंक्वायरी की स्टेज पर आपने इनको अरेस्ट किया, किसी को इन्वेस्टिगेशन की बेस पर अरेस्ट किया, किसी को फिर जो प्रोसिक्यूशन जब होनी है उस वक्त अरेस्ट किया गया। जो नैब के चेयरमैन के स्वाधीती इख्तियारात हैं इस पर उनको बड़ा इतराज है। फिर गिरफ्तारी की स्टेजेस पर उनको जो प्रॉब्लम है, तो अब तमाम जितने भी चोर डाकू या जिन्होंने भी इस किस्म के पाकिस्तान के ममालिक में से दूसरे ममालिक पैसा भेजा है, अब देखें आगे आने वाला फैटिफ का, तो फैटिफ के ऊपर इन्होंने बल्कि बात हुई थी शिबली साहब से, ना शिबली फराज साहब जो बेटे हैं अहमद फराज साहब के, उनका कहना क्या है कि मैं क्योंकि उस कमेटी के जी इफ्तिखार भाई, क्या ये जो पीटीआई की हुकूमत है ये इतनी कमजोर है? ये 2 साल में ये कानून भी नहीं बदल सकी और प्रोसिक्यूशन जो है वो भी नहीं हो पा रही, तो आप क्या समझते हैं कि वाकई ये पीटीआई की इतनी कमजोर हुकूमत है? और क्या इमरान खान साहब ये सोच रहे हैं कि मैं तहलील कर दूं पार्लियामेंट और दोबारा इलेक्शन हो या कोई और टेक ओवर कर ले? आप क्या समझते हैं इसके बारे में? ये एक और बात है जिसकी आप निशानदेही कर रहे हैं। ये एस्टेब्लिशमेंट में ये बात देखी सुनी भी जा रही है कि अगर इमरान खान जो है नाकाम होता है या ये जो अपोजिशन है इस स्टेज तक ले जाती है, क्योंकि इमरान खान की बिल्कुल थिन मेजोरिटी के साथ वो हुकूमत है, और फिर ये सारे चोर, इवन पीटीआई के चोर भी इकट्ठे हो जाएंगे उनके साथ। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना कि नैब को चेयरमैन की एक्सटेंशन की बात कर रहा हूँ या डिप्टी चेयरमैन की एक्सटेंशन की बात कर रहा हूँ, ये पीटीआई के कॉर्नर से ये बात जो है वो आ रही है। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसने उसके जो आंखें हैं वो जरा और किस्म की हैं। जहां तक इमरान खान की गवर्नमेंट की बात है, वो जाहिर है कि ये एस्टैब्लिशमेंट ये बात आ रही है कि अगर ये तहलील होती है तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम की तरफ भी ये बात अब दोबारा सोची जा रही है। पहले की जाती थी, लेकिन वो आपको पता है कि शोर मचा था कि 18वीं तरमीम, अभी हम बिलावल जो जरदारी था उसने ये शोर मचाना शुरू कर दिया था कि ये वही मशरकी पाकिस्तान का तस्वर देना चाह रहे हैं, अलहदगी का तस्वर देना चाह रहे हैं। तो लेकिन अब ये एक बात जरूर है, अभी ये किस मैच्योरिटी के लेवल तक नहीं पहुंची, लेकिन ये जरूर जो एस्टैब्लिशमेंट के कॉरिडोर्स हैं इसमें ये बात सुनी जा रही है, समझी जा रही है और सोची भी जा रही है। जहां तक नैब की तरामीम की बात है तो इमरान खान का ये वो तस्वर है कि ये तमाम अपोजिशन पार्टीज को लेकर साथ चलें, क्योंकि कल को अगर सुप्रीम कोर्ट में ये लाजम बात उनको फील हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट में जो नैब में तरामीम होंगी जिसमें अपोजिशन या चोरों को फैसिलिटेट करने की कोशिश की जाएगी, वो सुप्रीम कोर्ट में रिट हो जाएगी।
उसके खिलाफ पटिशन दायर हो जाएगी। तो जाहिर है कि फिर जब पटिशन दायर होगी तो वो दोबारा क्या वो जो नैब में तरामीम की जा रही हैं वो अगर रिवर्स हो गई हैं तो फिर सारा जो सिलसिला काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अगर डायरेक्शंस दे दी जो अभी दे रही है, जिस तरह उसके तेवर नजर आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो वो यही है कि वो 120 अदालतें जो कायम कर रही है वो इन लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए नहीं कर रही, उसके लिए वो सेशन जज वो कहते हैं अगर नहीं मिल रहा है तो आप रिटायर्ड सेशन जजेस ले आए, और ताकि वो इनको फौरी तौर पर इनको इस कानून को नाफिजुल अमल किया जाए। और उसके लिए गवर्नमेंट ने को 2.5 अरब रुपया या 2.5 अरब से कुछ ज्यादा जो है वो उसके लिए वो दरकार होगा। तो उन्होंने ये भी कहा है कि ये 2.5 अरब इज जस्ट अ पीनट, तो 2.5 अरब रुपए जो है वो ऐसी बात नहीं है। तो ये जो 120 अदालतें कायम करने का सिलसिला किया जा रहा है का, तो ऑब्वियसली ये जो एहतसाब अदालतें हैं उनको स्ट्रेंथन करने के लिए कोशिश की जा रही है, और कम से कम जो टाइम में उनके मुकदमात के फैसले ये चाहते हैं। अब मेरे पास जो डिटेल्स हैं वो ऑब्वियसली 1226 रेफरेंसेस जो हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं, और जो फौरी तौर पर जो केसेस सॉल्व होने वाले हैं वो 975 हैं, 975 हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने नैब के चेयरमैन ने जो तफसीलात पेश की हैं। जी काई साहब। जी इफ्तिखार भाई, ये भी सुनने में आया है कि एक तरफ तो अपोजिशन जो है वो नैब को घर भेजने की तैयारी कर रही है, दूसरी तरफ नैब जो है उसने इंटीरियर मिनिस्ट्री को लिखा है कि उनको कुछ ऐसे पुलिस ऑफिसर दयानतदार चाहिए जो इन्वेस्टिगेट जो है वो सही तरह केसेस कर सकें। तो एक तरफ तो घर जाने की बातें हो रही हैं, दूसरी तरफ वो मदद भी मांग रहे हैं। असल में जो काई साहब जो प्रॉब्लम है नैब के साथ, नैब के पास देखें जो प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन के लोग हैं दोनों, मतलब प्रोसिक्यूशन के जो इन्वेस्टिगेशन के लोग हैं दोनों इतने तजर्बाकार नहीं है। और ये जो आपने बात की ना कि उन्होंने पीएसपी जो ऑफिसर्स मांगे हैं चेयरमैन नैब ने, तो मैं आपको इतला दे दूं कि एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने ये चेयरमैन नैब को लिखा है आज के जनाब हम कोई भी पीएसपी ऑफिसर नैब में जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो जाहिर है कि वो पॉलिटिको क्रिमिनल रिलेशनशिप में मेजॉरिटी जो है ऑफिसर जो पीएसपी ऑफिसर जो हैं वो शामिल होते हैं, जो नहीं कभी भी चाहेंगे कि वो किसी ऐसे सियासतदान को सजा दे दें कल को वो उनकी आईजी जो बनना है या डीआईजी बनना है, क्योंकि ग्रेड 19 और 20 के अफसर मांगे हैं ज्यादातर, 19 का एसएसपी होता है और 20वें का डीआईजी होता है। तो ये अफसरान जो है अपने फ्यूचर का सिक्योर नहीं समझते अगर नैब में वो इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि उनमें सलाहियत जरूर है लेकिन वो सलाहियत के जो नैब के जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनमें वो सलाहियत मौजूद नहीं है। या तो नैब के अफसरान में आईएसआई के अफसरान को ले आए, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, उनकी ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन की तरबियत होती है, उनको इंटेरोगेशन की भी तरबियत होती है, उनके साथ इनको व्हाइट कॉलर क्राइम की भी तरबियत दे दें। और इनके बड़े अच्छे स्कूल्स हैं, FIA के भी स्कूल्स हैं, आप उधर पुलिस के भी सियाला में ट्रेनिंग सेंटर्स बने हैं, तो उनमें कुछ स्पेशलाइज कोर्स डिवाइस करके इन लोगों को ट्रेन किया जाए। नैब के अफसरान जो उधर पोस्ट करने ISI के अफसरान उनमें से डेपुटेशन पे ले लें, तो वो मेरा ख्याल है ज्यादा सूटेबल रहेंगे, तो उन पर वो पॉलिटिकल प्रेशर भी नहीं होगा जो इनको जो पुलिस अफसरान पर होंगे, क्योंकि पुलिस अफसरान ने वापस फील्ड में जाना है, और जबकि ISI के अफसरान ने जो वो उनका फील्ड के साथ ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। आप देख लें जितनी भी GITs बनी हैं उसमें इन जो सजाएं दी जा रही होती या सजाएं रिकमेंड की जा रही होती हैं वो ज्यादातर MI और ISI के अफसरान जो हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्डली लिख देते हैं कि ये बंदा जो है इन जराइम में मुलव्वस है, और इनको तकलीफ होती है इस बात से कि यार MI और ISI के अफसरान GITs में क्यों बैठे होते हैं। तो लिहाजा ये जो PSP अफसरान है ये मेरा नहीं ख्याल ये आएंगे, और जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने कहा है कि वो आने से इनकार कर रहे हैं, अब जबरदस्ती आप उनको अपॉइंट करते हैं तो फिर वो उनका वही सिलसिला होगा कि वो दानिस्ता इन्वेस्टिगेशन जो है वो उस मयार की वो नहीं करेंगे जिस मयार की नेशन जो है एक्सपेक्ट कर रही है। जी काई साहब। जी इफ्तिखार भाई, एक सवाल और है, वो ये कि बुज़दार साहब जो हैं चीफ मिनिस्टर सो कॉल्ड वसीम अकरम अकॉर्डिंग टू इमरान खान साहब, उनके बारे में बहुत सी खबरें आ रही हैं कि वो भी करप्शन में मुलव्वस हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं भाई जो हैं वो भी करप्शन में मुलव्वस हैं। तो इमरान खान साहब जो हैं वो तो ये नारा लेकर आए थे कि करप्शन जो है उसको मैं खत्म करूंगा, और अगर लीडर ऊपर ठीक होता है, जो कि इमरान खान के बारे में ये बिल्कुल दुरुस्त है कि वो करप्ट नहीं है, तो फिर ये नीचे क्या हो रहा है? देखें, उस्मान उजदार पर एक इल्जाम आ रहा है कि 18,000 कनाल जमीन जो है उस पर उनके रिश्तेदार ये कोहे सुलेमान को है,
जो बॉर्डरिंग एरिया पंजाब का, वहां पे इनके रिश्तेदार जो है उन पर कब्जे कर रहे हैं। बल्कि एक एसएसपी के बारे में भी कहा जाता है कि उस्मान बुज़दार का नाम लेकर वो करप्शन करता है, पैसे देता है, पैसे खाता है। फर्ज कर लें कि उस्मान बुज़दार उसमें खुद शामिल नहीं है, उसका भत्ता शामिल नहीं है, लेकिन ही इज द चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर अगर मेरा अंडर कोई बंदा काम कर रहा है और मैं जो है मुझे अगर पता नहीं है करप्शन का और लोग बता भी रहे हों, तो वो जो जुर्म होगा वो मुझ पर होगा। लिहाजा जो उस्मान बुज़दार को ये चीज चाहिए, जब मुझे पता है, आपको पता है, लंदन तक बात गई हुई है, तो क्या उस्मान बुज़दार को समझ नहीं लगती कि उसके खिलाफ क्या क्या बातें हो रही हैं? मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया भी इस पर बात कर रहा है। तो अगर उसका वो रिश्तेदार नहीं है, रिश्तेदार हैं और वो उस्मान बुज़दार का उसमें भत्ता नहीं है शामिल, तो उस्मान बुज़दार को चाहिए कि वो कम से कम इस चीज की इंक्वायरी कराए और ओपन इंक्वायरी कराए। हम लोगों को वहां भिजवाए, उनको कहा यार इनमें से कौन कौन जो 18,000 उनका मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर को बुलाए, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी होता है, कलेक्टर भी होता है, उसको बताया कि यार ये जो जमीन है इस पर किसने कब्जा किया हुआ है। वो 1 मिनट में वो पता चल जाएगा। वहां पर डीपीओ को भेजे, उनको छितरौल करता हुआ लेकर थाने में बंद करे और वो अवाम को, नेशन को बताए, लाइव उसको चलाए उस पर, टीवी पर। तो ये अगर इस तरह की हरकत करेगा, ये इमरान खान की सबसे बड़ी फेलियर होगी, क्योंकि वो इमरान खान का पॉइंट ही है। सेकेंडली, ये जो आप बात देख रहे हैं कि आज आटा 70 रुपए का हो गया, टमाटर जो है वो उसको पर लग गए, अदरक मार्केट से गायब हो गया इसकी वजह से, ईद कुर्बान की वजह से। तो ये डिप्टी कमिश्नर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स होते हैं वो क्या कर रहे हैं? अब वो जो मजिस्ट्रेट्स निकला करते थे, जो प्राइस कंट्रोल कमेटीज हैं, वो क्या कर रही हैं? पहले तो ये डीसी का क्या काम अब रह गया? वो अगर ये भी नहीं कर सकता, आप आटा नहीं बहाल कर सकता, 70 रुपए किलो आटा हो गया, जो मार्केट जो कहा जा रहा है कि 40 रुपए जो है बिकना चाहिए। आप मुझे बताएं कि इसमें ये अगर विलफुली ब्यूरोक्रेसी इमरान खान की बात नहीं मान रही, इसमें भी फेलियर फिर उस्मान बुज़दार का है। तो यहाँ पे इट मींस कि कोई अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए जो कम से कम इन ब्यूरोक्रेसी की नाक में नकेल डाले और जो उसका मेन काम है उसको उसके तरफ लेकर आए। ये जो कमोडिटीज या मेन जो रोटी जो डेली के खाने की चीजें होती हैं, ये अगर इसका रेट अवाम की दस्तरस से बाहर हो जाए तो ऑटोमेटिकली अवाम सड़कों पर निकलेगी और गाली किसको पड़ेगी? पीटीआई गवर्नमेंट को पड़ेगी। और अगर ये ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करती, आप देखिए कितना जवाद रफीक जब आया नया चीफ सेक्रेटरी, ये कितने चीफ सेक्रेटरी तब्दील हो गए हैं? क्या ये विलफुली नहीं कर रहे हैं? ये क्या ऐसा काम है? इसका मतलब है कि ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेटर बैठा हुआ है उस्मान बुज़दार, उसमें कोई मसला है, उसको कोई प्रॉब्लम है। तो आप क्या समझते हैं इफ्तिखार भाई कि ये जो अदारे हैं ये जानबूझकर जो हुकूमत है इस वक्त की उसको नाकाम बनाना चाह रहे हैं या इंडिविजुअली इमरान खान को नाकाम करना चाह रहे हैं? देखें, इसमें दो बातें हैं। अब एक आईजी साहब थे अब्बास खान पंजाब के, जो नवाज शरीफ के दौर में लगा हुआ था, उसने यह कहा था कि 20 से 25 हजार जो लोग हैं एम्प्लॉय किए गए हैं, जो शरीफ डायनेस्टी में हुए हैं। नवाज शरीफ जब वजीर आला था और फिर शहबाज शरीफ वजीर आला था। अगर वो 20-22 हजार जो बंदे जिसके बारे में निशानदी कह रही, मैंने कई दफा इमरान खान को कहा है कि भाई आप कम से कम उसको आइडेंटिफाई तो करें। वो आईजी अभी जिंदा है, रिटायर हो गया, तो अगर उसको बुलाकर पूछें कि भाई अब्बास खान मुझे बताओ वो 20,000 की लिस्ट में से कोई 10,000 बंदा बताओ, वो कुछ तो रिटायर हो गया होगा, कुछ तो अभी भी जिंदा बैठा हुआ है। तो उन्होंने ऐसी ऐसी भर्तियां की उस वक्त का जो एएसआई था, आजकल वो एसएसपी होगा, मुझे आवाज नहीं आ रही है, डीएसपी होगा। तो जी ठीक है, इसके लिए फिर अब देखना यही पड़ेगा ना। जी 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 कैसा मुझे तो एक और साथी एक और साथी हैं उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। उनकी आवाज जो है वो जरूर ठीक हो जाएगी, लेकिन आप थोड़ा इंतजार कीजिएगा। इफ्तिखार भाई, इसका मतलब है कि अदारे जो है वो वाकई इमरान खान साहब को जो है वो नाकाम करना चाहते हैं और ये वही ब्यूरोक्रेसी है जो कि नवाज शरीफ साहब के ज़माने में और पीपल पार्टी के ज़माने में पलटती चली आ रही है। आपका क्या ख्याल है, ये इसमें हकीकत है? जी बिल्कुल हकीकत है। अब देखें, ये पहले इत्तेफाक सिविल सर्विस हुआ करती थी ना, ये फवाद हसन फवाद आज चीमा ये उनके क्राइम्स में पार्टनर थे, ठीक है ना। अभी ये इमरान खान जो है जाहिर है कि वो उन्होंने गाड़ियां वापस लेना शुरू हो गई हैं। वो जो बच्चे बाहर पढ़ते हैं, एक ब्यूरोक्रेट की तनख्वाह 2 लाख रुपए है, उसके बच्चे 5 लाख रुपए महीने पर पढ़ रहे हैं, उधर कनाडा में पढ़ रहे हैं। तो ऑब्वियसली इमरान खान ने इस चीज का नोटिस लिया है, तो वो ब्यूरोक्रेसी अब उसको ठीक होते होते टाइम लगेगा। लेकिन उस पर अगर एडमिनिस्ट्रेटर इतना वीक आ जाए, उस्मान बुज़दार टाइप आ जाए, क्योंकि मेन ब्यूरोक्रेसी पंजाब की है,
बाकी जो जो पंजाब की जो सिंध की ब्यूरोक्रेसी है वो देखें, जो जरदारी है वो इतना इस काबिल है, जो अपनी मर्जी के उसने काम करवाने होते हैं वो करवा लेता है वहां से, ठीक है। बाकी ये जो हमारी जो ब्यूरोक्रेसी, आप देखें उन्होंने कलीम इमाम को तब्दील कराना था, किस तरह उन्होंने उस पर प्रेशर रखा, अल्टीमेटली वो उसको तब्दील करना पड़ा और उसकी जगह वो गुलाम रसूल महद नया आईजी साहब हैं वो तशरीफ ले आए हैं। और इसी तरह चीफ सेक्रेटरी साहब को जब तब्दील करना होता है वो कर देते हैं। इसी तरह अब जबकि इमरान खान को देख लें, वो कितने उसने तब्दील कर दिए चीफ सेक्रेटरी और कितने आईजी तब्दील कर दिए, तो अभी तक उन पे नहीं हो रहा। कभी वो चौधरियों का फैक्टर आ जाता है, कभी अभी उस्मान गुजार का अपना फैक्टर आ जाता है, कभी लोकल कोई आ जाता है, कभी जो डिप्टी कमिश्नर्स होते हैं वो सपोर्ट नहीं कर रहे होते, कभी पटवारी सपोर्ट नहीं कर रहे होते, नीचे से बेशुमार किस्म के प्रॉब्लम है। अभी जो मेन इशू आ रहा है वो है आम कमोडिटीज। आटा जो अगर अब मिलना नहीं, आवाम को मिलना बंद हो गया या 70 रुपए से 80 रुपए चला गया। चीनी आज मैंने पता किया है 95 रुपए केजी आ रही है, जबकि 60 रुपए 70 रुपए हुकूमत कह रही है कि अपना इसको बिकना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का यानी अदालत कह रही है कि 70 रुपए बिकना चाहिए, आज 95 रुपए मैं अभी पता करके आया हूँ। डीसी ने भी अभी वो जारी किए हैं, वो अब 95 रुपीज। आप मुझे बताएं ये 100 पे चली गई या इससे आगे चली गई, तो आवाम ने इमरान खान का जो ग्लैमर है फिर उसको अब फिर सपोर्ट नहीं करेंगे। जब इंसान के पेट में रोटी नहीं होगी तो ऑब्वियसली वो गरेबान से पकड़ेगा आके, चाहे वो जितना मर्जी वो पॉपुलर लीडर हो। तो लिहाजा इमरान खान को ये देखना चाहिए कि उसको फेल करने के लिए पूरे लोग तो तैयार बैठे हुए हैं, और इसमें मीडिया भी शामिल है, उसमें आपके ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है, और उसके अंदर जो है कुछ छुपे हुए लोग भी होते हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के अंदर बैठे हुए हैं। तो लिहाजा इनको देखना अब इमरान खान की आंख चाहिए। हियर लाइज द स्टेट्समैनशिप। अगर स्टेटमैनशिप वो नहीं वो करेगा, या वो अभी भी वो 2 साल हो गए हैं, आज 2 साल उसको हो गए हैं, कल वो उसने मनाया भी 2 साल उसकी, तो वो 2 साल में अगर वो ब्यूरोक्रेसी पे या लॉ एंड ऑर्डर पे कंट्रोल नहीं कर सका तो ऑब्वियसली ये गवर्नमेंट का फेलियर कंसिडर होगा, ये पिछली हुकूमत पर वो नहीं डाल सकता। जी कैसा? जी इफ्तिखार भाई, थोड़ी सी आप रोशनी डालेंगे जो मकबूजा कश्मीर है उस पर, क्योंकि मोदी सरकार जो है वो तो रुक नहीं रही और वहाँ कत्लेआम और गिरफ्तारियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, और वो ये कोशिश है उनकी मोदी सरकार की कि जो मुसलमान वहाँ पर बसते हैं उनको अक़लियत में तब्दील कर दिया जाए। और वैसे भी अब ईद आने वाली है और 5 अगस्त को 1 साल हो जाएगा उसको लॉकडाउन हुए। तो आप क्या समझते हैं कि हमारी जो कम्युनिटी है, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, खासतौर पर जो चैंपियन है ह्यूमन राइट्स के, वो क्यों खामोश हैं 1 साल होने को है? आवाज नहीं आ रही है। देखें, जो हमारी हॉस्टाइल एजेंसीज हैं जिसमें MI5 है, MI6 है, CIA है, मुसैद है, अब वाहिद जो इंटरेस्ट है इंडिया में इस रीजन के अंदर, अब इंडिया अकेला होता हुआ महसूस हो रहा है। आपने देखा होगा कि रिसेंटली जो उनका पार्टनर था, जो हम समझते थे कि हसीना वाजिद जो है, जो क्या कहते हैं, जो शेख मुजीबुर रहमान की बेटी है, जिसके बारे में कहा जाता था कि ये प्रो इंडिया जो है, क्योंकि इसका स्टांस खालदा ज़िया जो थी वो कंसिडर किया जाता प्रो पाकिस्तान था, और इसी तरह जो हसीना वाजिद को प्रो इंडिया कंसिडर किया जाता था अभी 6 महीने पहले तक। अब उसके बाद जब ये कश्मीर का डिबैकल हुआ, या कश्मीर पे आपने कहा कि 5 अगस्त को एक साल हो जाएगा, उस वक्त आपसे देख लें कि बेशुमार जो है वो औरतों को गैंग रेप किया गया, छोटे छोटे बच्चों को अगवा करके उन पर तशद्दुद करके, उनको टॉर्चर करके मारा गया, उनके साथ जिनसी तशद्दुद किया गया, और जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स की गई हैं। अभी तक मेन स्ट्रीम लीडर जो है वो गिरफ्तार हैं या वो अपने घर के अंदर कैद हैं। तो अब इंटरनेशनल कम्युनिटी की अगर आप बात करते हैं तो यूरोपियन जो कम्युनिटीज हैं या दूसरा वेस्टर्न कंट्रीज, खास तौर पर USA जो है, वो उसकी कनायबंद से ही ये जो है वो कब्जा हुआ है इस पे मकबूजा कश्मीर पे, तो और जो कर्फ्यू लगा है। आप देखें कि 1 साल होने को आया है, हमारे जितने भी ये ह्यूमन राइट्स के चैंपियंस हैं, ये सब के सब जो है वो जो प्रैक्टिकल इकदाम करने से इनकार करे। इवन यहाँ पे सेक्रेटरी जनरल आया UNO का, तो उसने भी उनसे भी जब कहा गया कि जनाब एटलीस्ट आप इनको कर्फ्यू तो हटा दें, और जो इंडिपेंडेंट मीडिया है वो वहां पे जाने के लिए ताकि तैयार हो, तो उसके बावजूद भी वो तैयार नहीं है, और वहां पे हालात बहुत खराब हैं। लेकिन ये जो नई एक डेवलपमेंट हुई है इस पे हसीना वाजिद की, जिसमें इमरान खान के साथ अब 2-3 दिन पहले भी बात हुई, इससे पहले भी हुई है, वो जो ट्विस्ट आया है वहां से कि जब इंडियन अमेंडमेंट सिटीजन एक्ट आया है, जिसमें जो बंगालीज थे उनको बल्कि शहरी मानने से इनकार कर दिया, जो बिहारी थे या बंगाली थे, तो वो जो पॉइंट ऑफ कंसर्न जो उनका जो
बर्निंग पॉइंट है वो वहां से शुरू हुआ है, और लिहाजा जो एक बैकडोर डिप्लोमेसी भी जारी थी बांग्लादेश के हुकाम के साथ, उसमें हमारी मिलिट्री डिप्लोमेसी भी थी, बैकडोर दूसरी डिप्लोमेसी भी थी, जिसकी वजह से अब ये स्टेज पे बात पहुंची है कि जो अपना इंडिया का जो सफीर है वहां का, वो सीना वाजिद से टाइम मांग रहा है, तो सीना वाजिद उसको 1 महीने या इससे ज्यादा टाइम हो गया, वो उससे मिलने से इनकार कर रही है। लेकिन देखना ये है कि हमारी जो कश्मीर में जो कम्युनिटी रहती है, जो मकबूजा कश्मीर में जो कम्युनिटी है, उसका वाली वारस अब कौन है। अब या तो वो आप देखें ये इंडिजिनस मूवमेंट है, ये पाकिस्तान तो मॉरल सपोर्ट कर रहा है ना उनकी, वो करता रहेगा, क्योंकि अब 370 के खत्म होने के बाद अब जो स्टेटस है कश्मीर का, तो वो अब ओपन हो गया। कश्मीरी को राइट ऑफ फ्रेंचाइज की भी अब बात नहीं करनी चाहिए असूलन, तो अब वो लिहाजा वो स्टेट में आजादी की वो बात कर सकते हैं। तो कश्मीर में हालात बहुत बुरे हैं, 1 साल हो गया, और मैं तो ये ब्लड बात देख रहा हूं, और वो ब्लड बात अब ये देखें कि उनको जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्डर था वो भी इन्होंने लागू किया था अप्रैल में, जिसको पाकिस्तान ने, उसके इमरान खान ने भी उसकी कहा था कि मजम्मत की थी, और उनके कि जी बाहर से जो लोग आकर, अब कश्मीर में जो 98% थी आबादी, मुसलमानों को की तादाद को कम करने के लिए वहां पर हिंदुओं को बसाने की जो कोशिश की है, मुझे 3000 के करीब उनको खानदानों को इजाजतनामे दिए हैं कि वो जमीन भी खरीद सकते हैं और गैर कश्मीरी वहां पे आ सकते हैं। लेकिन वो किस हद तक जाएंगे, 95% कर लेंगे, 80% कर लेंगे, लेकिन मेजॉरिटी मुसलमानों की वो खत्म नहीं कर सकते। जी काई साहब। जी इफ्तिखार भाई, एक ये भी मसला है हमारे मुल्क में कि जो सहाफ़ी लोग हैं वो कुछ तो अगवा हो जाते हैं, कुछ कत्ल हो जाते हैं। रिसेंटली जो मतीन उल्लाजान जो है उनका एक केस सामने आया है, वो तो माशाल्लाह अब बरामद भी हो गए हैं और घर पहुंच चुके हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है, क्यों जो हुकूमत है वो इस चीज पर कंट्रोल नहीं कर पा रही? देखें, इनके बारे में कहा जा रहा है कि इसको एजेंसीज ने उठाया, ठीक है। उससे पहले भी केसेस होते रहे थे। सलीम एक शहजाद था लड़का, वो उसको टॉर्चर टू डेथ हुआ था। फिर हमद मीर कहता है कि मुझे गोलियां मारी हैं एजेंसी वालों ने। तो अब कहने का मकसद ये है कि एक तो पहले है कि 99% लोगों को 1923 सीक्रेट एक्ट का पता ही नहीं होता। हम जो है वो इधर, जिस तरह मैं मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठा, हो सकता है मुझे चंद इंतहाई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का पता हो, लेकिन मेरे ऊपर अपना सेल्फ चेक होता है कि यार कौन सी मैंने नेशनल इंटरेस्ट की बात करनी है मेन स्ट्रीम मीडिया पर या कौन सी नहीं करनी, ये मेरे ऊपर अपना एक सेल्फ चेक होता है। लेकिन वो क्योंकि तरबियत नहीं है हमारे सहाफियों की, 1923 का सीक्रेट एक्ट का नहीं उनको पता होता। ये हमें चाहिए, हमारा जो पहले होते थे आसफ गफूर साहब DGISPR होते थे, वो जर्नलिस्टों के साथ वो बड़े डिस्कशन बड़ी कोऑर्डिनेटेड बाबर साहब, हाँ जी, इतने एक्टिव नहीं है। तो मेरा एक ख्याल है कि अगर एजेंसीज ने किसी जर्नलिस्ट की क्रेडिबिलिटी को चैलेंज करना है तो उसको बुलाया जाए। कोई डिफेंस कमेटी भी है हमारी, जो इंटेलिजेंस और डिफेंस कमेटी है, जिसमें सारे सर्विसेज, उनकी एक सब कमेटी बना दिया जाए, और जिसके अंदर जो सहाफियों के नुमाइंदे भी बैठे हैं, आकर बताया जाए कि जनाब ये सहाफी साहब, उनको बुलाया जाए, इज्जत के साथ बुलाया, उनको कहे जनाबे वाला आप पर ये इल्जाम है, आपने पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ ये बातें की हैं, तो क्या आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। चाहे जाएगा कि उनको उठाया जाए, उन पर तो उनको, और पूरे मेन स्ट्रीम, आजकल तो 1 सेकंड में हर जगह तो कैमरे लगे हुए हैं बाथरूम के अलावा, तो बाकी हर जगह कैमरा लगा हुआ है, तो 1 मिनट में वो आ जाती है बात। तो अगर एजेंसीज को कोई इशू है, तो प्रॉब्लम है, तो उनको बुलाया जाए और एक सब कमेटी में, एजेंसी में उठा कर ना लाया जाए, उसको बुलाया जाए और वहां उनसे पूछ की जाए कि जनाबे वाला आप पर ये इल्जाम है। और आप देखें इंग्लैंड में या अमेरिका में या दूसरी जगहों पे जो स्पाइंग के केसेस होते हैं वो प्रूफ हो जाता है, फिर जाकर पकड़ा जाता है उनको, महज कोई बात करने से वो नहीं होती। हाँ, ये बड़ा जरूरी है कि हमारे जो जर्नलिस्ट हैं वो ISPR के साथ वो कोऑर्डिनेशन करें, उनके साथ जो उनके दरमियान जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस किया करें, उनके सामने जाकर ये बातें किया करें, जो बातें वो बाहर करते हैं वो सामने किया करें उनके, ताकि उनके सामने उनको जवाब मिले, ठीक है ना। और दूसरा ये है कि जितने प्रोग्राम्स आ रहे होते हैं उनमें चाहिए उनको मॉनिटर करके, अगर ISPR का जो DG है उसको वो कहे कि जनाबे वाला कि ये जो कल बात मेन स्ट्रीम मीडिया में की गई थी उसका जवाब ये, अब जिस तरह PIA का केस था, अब PIA के केस में हमने उसको उठाया था कि PIA का, आपको याद है कई साहब कि PIA के केस पर वो सब ने कहा था कि ये जनरल बाजवा साहब की पूरी फैमिली इसको खा गई है, जबकि हमने जब पिन पॉइंट किया था कि जनाब ये खातून जो है
जो वो उस नवाज शरीफ ने इसको अपॉइंट किया था और इस्तीफा देकर चली गई है, और जो दूसरा जो है वो जनरल बाजवा खुद 60 साल का है और सबसे छोटा भाई है। तो सबसे छोटा भाई, उसके जो बड़े बहन भाई हैं वो किस तरह जाए, वो कोई इंग्लैंड में 2 जगहों पर बैठे हुए हैं। तो लिहाजा हमारी जो DGISPR को ज्यादा एक्टिव होना पड़ेगा, और इसका जो सोल्यूशन है वो थ्रू पार्लियामेंट इसको किया जाए कि अगर कोई सहाफी या इस तरह की कोई बात करता है, अभी देखें अब उसको अगर उठाया गया, मारा गया, किसी को कुछ पता नहीं किस लिए उठाया गया, तो किस लिए छोड़ा गया फिर, ठीक है ना। इसका मतलब अगर कोई बहुत ज्यादा नेशनल, अब इसी तरह वो था नजम सेठी था, अब उस पर जब उठाया गया वो अमेरिकन सफीर आ गया था। तो आप पहले काम इस तरह का करें कि आपको शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। अगर जब हाथ डालो तो फिर पक्का डालो, फिर आपके पास एविडेंस भी होना चाहिए, ठीक है ना। अगर एविडेंस नहीं है तो दैट प्रूव टू बी काउंटर प्रोडक्टिव। जी कैसा इफ्तिखार भाई हमारे साथ ही रहिएगा। हमारे साथ दुबई से हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, जनाब जफर मिर्जा साहब हैं। उनसे हम बातचीत करते हैं कि दुबई के हालात कैसे हैं कोरोना के हवाले से, और वहाँ जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनके क्या हालात हैं। जी जफर भाई, अस्सलाम वालेकुम। जफर भाई, आपको आवाज आ रही है? साहब मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरे तक तो आपकी आवाज पहुंच रही है, पता नहीं क्यों नहीं मेरी आपको पहुंच रही है। आप जरा दूसरा लगा ले कान में, शायद पहुंच जाए। चले ठीक है, देखें आप दोबारा लिंक अप कर लें आप। इफ्तिखार भाई, आपको मेरी आवाज तो आ रही है ना? जी बिल्कुल। अच्छा चले ठीक है, जफर भाई आप दोबारा जरा लिंक अप कर लें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि एक दफा डिस्कनेक्ट करके दोबारा आप लिंक अप कर लें। इफ्तिखार भाई, एक सवाल और है। जी बोलिए। ठीक है, मैं जफर भाई को कुछ कह रहा था कि आप उसको ऑन, जब आप दाखिल होते हैं ना मेन स्ट्रीम उसके अंदर ब्रॉडकास्ट में, तो उसमें एक वो आइकॉन बना होता है जिसको क्लिक करते हैं वो आवाज बंद हो जाती है उससे, तो वो उसको ओपन कर लें। जी बिल्कुल, आप ऐसे करें जफर भाई, आप दोबारा लिंक में जाएं और दोबारा कनेक्शन करें। आपसे भी हम बातचीत करेंगे, और वहाँ जितने आपके माइक हैं वो अलाउ करें तो शायद आपको मेरी आवाज पहुंचे। तो जी इफ्तिखार भाई, मैं ये भी कहना चाह रहा था कि आपका क्या ख्याल है कि ये जो मैंने एक निशानदेही की थी अर्ली अराउंड कि इमरान खान साहब क्या ये वाकई सोच रहे हैं कि वो असेंबली जो है वो खत्म कर दें? देखें, ये अल्टीमेटली जो आखिरी जो होता है ना कि और तलवार टूट गई से पहले कि जनाब वो असेंबली डिसॉल्व कर ले, ये तो उसके पास इख्तियार है ना। तो फिर जो है वो उसको ये फिर सब लोगों ने पीटना है कि असेंबली जो है वो डिसॉल्व कर दिया। ये उसमें इमरान खान, ये फिर सोचा जाएगा फिर एकदम इलेक्शन शायद ना हो, फिर 1 साल 1.5 साल बाद कहीं इलेक्शन होगा जो केयर टेकिंग गवर्नमेंट होगी, उसके अंदर फिर अब देखें जनरल बाजवा साहब का भी अभी टेन्योर रहता है काफी, अब दूसरा टेन्योर अभी बाकी है उनका। तो अगर वो तहलील कर देते हैं, तो अगर एस्टेब्लिशमेंट ये सोच रही है जिस तरह के हमें इतलात हैं, अगर जो इतलात की जो क्रेडिबिलिटी है वो अभी ए स्टेज की नहीं है, अभी वो क्योंकि इंटेलिजेंस टर्म में भी ABCD ग्रेडिंग होती है इंफॉर्मेशन की भी, तो उसमें भी हमें कोई इतनी कंफर्मेशन अभी नहीं है। लेकिन ये हमें सुनगुन है कि वो एस्टेब्लिशमेंट इन लाइंस पर भी सोच रही है। पहले इन्होंने सोचा था, उसके बाद इसको खत्म कर दिया गया जब प्रोटेस्ट हुआ था सिंध की तरफ से कि ये आप मशरकी पाकिस्तान बनाने की कोशिश कर रहे हैं या 1 यूनिट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें फिर अब ये सोच रहे हैं कि इमरान खान की हुकूमत तहलील अगर ये कर देता है, लेकिन अब देखना ये है कि वो जो 2 साल 2.5 साल में हम 1 रुपया इन लोगों से निकलवा नहीं सके, तो क्या जो नई जो एस्टेब्लिशमेंट आएगी या नई जो गवर्नमेंट आएगी वो क्या ऐसे, क्योंकि इन मौजूदा लॉज के तहत ये नहीं निकल सकते, या तो ये ऑर्डिनेंस के जरिए पैसे निकाले जा सकते हैं या इनको निचोड़ा जा सकता है, या वो वाला मोहम्मद बिन सुलेमान वाला जो केस है वो तरीकाकार वो अडॉप्ट किया जाए। तो वो अगर होता है वो फिर ये कहेंगे कि एक्स्ट्रा जुडिशियल या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बात हो रही है, ठीक है ना। तो अब होना तो ये चाहिए कि ये जो मौजूदा एहतसाब अदालत है, अब हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई है, और जिस तरह जो कहते हैं ना वो
जुडिशियल एक्टिविज्म जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर वो सुप्रीम कोर्ट या 120 एहतसाब अदालत में बना लेती है और उसमें फौरी ये नौयत के जो केसेस अभी 1200 समथिंग जो मैंने केस कोर्ट किए हैं ये पेंडिंग है, रेफरेंसेस जो हैं। अब ये इतने 2-2 साल केस जब पेंडिंग रहते हैं तो वो 2-2 साल के बाद वो बरी हो जाते हैं, तो वो फिर अंदर से लीडर बन के ऐसे करके निकलते हैं वो। तो लिहाजा हमें ये देखना पड़ेगा कि जब तक एहतसाब, देखे जिस मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं है, हजरत अली का कौल है ना कि जो कुफर की हुकूमत के साथ तो आप रह सकते हैं, लेकिन जो अगर इंसाफ नहीं है किसी हुकूमत के अंदर तो वो उसका एग्जिस्टेंस जो है वो ज्यादा देर तक नहीं रहता। तो लिहाजा कैसा मेरा तो ख्याल ये है कि एस्टेब्लिशमेंट ये जरूर सोच रही है, क्योंकि और कोई सोल्यूशन नहीं है। अब ये नहीं हो सकता जितना वो शहबाज शरीफ को कहता था कि मुझे किसी जर्नलिस्ट ने फोन किया कि आप तुम आ जाओ, तुम वजीर आजम जो है वो बन जाओगे, और वो कबीना भी साथ लिस्ट बना के ले आना। तो वो एक मजाक कैसा था, अब मुझे लगता है वो फंस गया है इधर आके। जी कैसा? चले ठीक है इफ्तिखार भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बहुत वक्त दिया आज। इंशाल्लाह आइंदा भी आपसे बात होती रहेगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी जफर भाई, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। जी जफर भाई, आपका माइक आपको आवाज आ रही है मेरी कि नहीं? नहीं आ रही मेरा ख्याल है। आप दोबारा जरा लिंक अप करें प्लीज। जी हम एक ट्रैक की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि वहां पर क्या है। जफर भाई आपको अभी तक मेरी आवाज नहीं आ रही मेरा ख्याल। जावेद साहब मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। कमाल है। वैसे वहां पर जब आप एंटर करते हैं ब्रॉडकास्टिंग, वहां पर लिखा होगा कि माइक अलाउ करें, तो आप शायद वो आपने अलाउ नहीं किया। जरा प्लीज दोबारा आप लिंक पे जाएं और करें। जी एनी हाउ बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। और जफर भाई आप दोबारा आइएगा प्लीज। आपको मेरी आवाज नहीं आ रही अभी तक? अभी तक नहीं आ रही आपको आवाज? जावेद साहब मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं आपकी मुझ तक आ रही है, मेरी आवाज आप तक नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं सुनाई नहीं दे रही है मुझे। अच्छा चलें ठीक है, आप इस तरह करें कि दोबारा जरा दोबारा आप ज्वाइन कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। भारत कुछ पाकिस्तान से खबरें हैं वो ये कि जी तमाम अंदाजे गलत निकले हैं। पाकिस्तान में कोरोना से अमवात जो हैं वो 80% कम हो रही हैं, तो ये भी एक अच्छी खबर है। दूसरी तरफ जो हम अगर जाते हैं तो देखते हैं कि इंटरनेशनली क्या हो रहा है, तो थोड़ी सी इंटरनेशनली खबरें जो हैं वो भी हैं। नैब का तो हमने आपको बता दिया और बहुत सारी बातें भी हमने कर ली है। अमेरिका जो है उसमें नस्ल परस्ती के खिलाफ मुजाहरों में तेजी आ गई है और वहां पर 5 जो हलाकतें हैं वो भी हो गई हैं। और सियाटल में शदीद झड़पें, 21 एहलकार जख्मी, मुजाहरीन ने कई गाड़ियां जला दी और रिचमंड में पुलिस हेडक्वार्टर्स का घेराव। ओकलैंड और बाल्टीमोर में भी मुजाहरे, पुलिस समातों को शदीद नुकसान। मैरीलैंड और दीगर शहरों में रैलियां जो है वो जारी हैं नस्ल परस्ती के हवाले से। नस्ल परस्ती जो है वो हर मुल्क में होती है, यकीनन हमारे मुल्क में भी होती होगी, क्यों नहीं। लेकिन यहाँ जो यूके है इसमें भी नस्ल परस्ती जो है वो बहुत होती है। लेकिन इस पर हम बात करने के लिए हमने इनवाइट किया हुआ है, अगर वो दोस्त हमें ज्वाइन करेंगे तो उनसे हम बातचीत करेंगे। जी मारा अली, थैंक यू वेरी मच। आप कहती हैं एक्सीलेंट एनालिसिस बाय इफ्तिखार चौधरी एज यूजुअल, थैंक यू वेरी मच। और जनाब वकार अहमद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी जफर भाई एक बार फिर आप आए हैं, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 जावेद साहब अस्सलाम वालेकुम, आपकी आवाज आ रही है मुझे। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपको बड़ा प्रॉब्लम जो है वो आवाज के हवाले से हुआ है। मारा अली, थैंक यू वेरी मच। और आप कहती हैं जी सलाम भाई साहब एंड माय फेवरेट इफ्तिखार चौधरी जी, आपका जो सलाम है वो उन तक पहुंच गया। और मेरे साथ इस वक्त ऑल द वे फ्रॉम दुबई जनाब जफर मिर्जा साहब हैं, वहां पर काम करते हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे।
जफर भाई जब तक आपसे बात नहीं होती, आप जरा अपना माइक जरा बंद ही रखिएगा, क्योंकि फिर वो शुरू हो जाता है फीडबैक। बहरहाल जफर भाई से हम बात करेंगे कि जो हमारे बहन भाई वहाँ दुबई में रह रहे हैं, वो कोरोना के साथ कैसे मुकाबला कर रहे हैं, उनके क्या हालात हैं। जी जफर भाई, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं, खैरियत से हैं? शुक्र है, अल्लाह ताला का लाख लाख एहसान है। दुबई में हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, उनके क्या हालात हैं? वहाँ कोरोना जो है उसके क्या हालात हैं? आप कुछ इस पे थोड़ी रोशनी डालिएगा। जावेद भाई, एक्चुअली यहाँ पे दुबई में काफ़ी अच्छे इन्होंने इंतज़ाम किए हुए थे। मार्च के एंड से लेके इस वक्त तक काफ़ी हद तक जो है इन्होंने कोरोना पे काबू पाया है। और उसमें यह है कि बहुत सारे, जैसे ओवरसीज हम पाकिस्तानी हैं, हम लोगों ने भी यहाँ पे एसओपीज को फॉलो किया है। तो एसओपीज के तरीक़ाकार को फॉलो किया है और उससे बहुत हद तक जो है वो कमी वाकई हुई है। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। कोई इतना बड़ा कोई फिगर नहीं है कि जिसे कहें। यहाँ पे 3 महीने तक लॉकडाउन रहा है। बड़ा इन्होंने अच्छा एक सिस्टम से उस जो कोविड-19 है इसे कवर किया है। फिर उसके बाद ये है कि इन्होंने ये किया कि जगह जगह पे टेस्टिंग के लिए कोविड-19 के टेस्ट कर रहे थे। तो फिर उसके बाद ये है कि जो अगर इस तरह का हो, तो इन्होंने बड़ी हद तक लॉकडाउन भी रखा। और लोगों ने भी बड़ा ये है कि यहाँ पे उनके साथ तावन किया है। तो मेरे ख्याल में जहाँ तक ये है कि एसओपीज को फॉलो करने से उसका ये हुआ है कि ये इतना फैला नहीं है इस मुल्क में। अच्छा जफर भाई, जी। ये बताइएगा कि बहुत सारी ऐसी खबरें थी कि हमारे जो वहाँ काम करने वाले पाकिस्तानी बहन भाई रहते हैं, उनकी छुट्टी कर दी गई और उनको वापस भेजा जा रहा है। इसमें कितनी सदाकत है, और क्या लोग अपनी जो कॉन्सुलेट है वहां पर, एम्बेसी जो है, उस तक उनको रसाई हासिल है या नहीं? जी हाँ जावेद भाई, ये एक्चुअली यहाँ पे भी पाकिस्तान एम्बेसी तक उन्हें बिल्कुल है। शुरू शुरू में बहुत सारे लोग जो थे जो कंपनियों से काम कर रहे थे कंपनियों में, तो उन्हें कंपनियों से फारिग कर दिया था। तो वो फिर वो अम्बेसी के साथ में भी राब्ते में थे। और इस बार पाकिस्तान अम्बेसी का बड़ा अच्छा रोल रहा है, खासकर पाकिस्तानियों के लिए। उन्हें सफरी जो भी सहूलियात थी वो अम्बेसी ने इन मुश्किल हालात में भी उन्हें प्रोवाइड की हैं। शुरू शुरू में कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, लेकिन ये है कि उसे कवर कर लिया गया फिर। और खास कर ये है कि पीआईए ने उन दिनों में अपनी परवाजें पाकिस्तानियों के लिए चलाई हैं कि जिन दिनों तमाम दुनिया की एयरलाइंस जो थी वो मातल थी, ऑपरेशन उनका बिल्कुल मातल था। लेकिन पीआईए अपने पाकिस्तानियों को लेके जाते रहे हैं। बीच में छोटे मोटे लेकिन वाकयात हो जाते हैं इसमें। लेकिन ये बताइएगा जफर भाई कि जो किराए थे वो ये बहुत चार्ज कर रहा था, क्या दूसरी एयरलाइन जो है वो भी ऐसी कर रही थी? तो क्या इन मुश्किलात की घड़ियों में हमारी जो अपनी एयरलाइन है उसको ऐसा करना चाहिए था? देखिए, मैं ये भी सुनने में आ रहा था कि पीआईए ने शुरू शुरू में काफी सारे जो इनके टिकट के फेयर थे वो इन्होंने बहुत ज्यादा रखे हुए थे। बहुत सारे लोगों ने वो बहुत हाई, ये यानी कि उन्होंने खरीदे टिकट। तो उसके बाद ये कि जैसे ही फिर ये बातें मेरे ख्याल में गवर्नमेंट तक पहुंची हैं, तो उन्होंने फिर फौरी तौर पे इन बातों पे एक्शन लिया है। और मेरे ख्याल में वो नॉर्मल हो गए थे। जो एक मुनासिब जो रेट था टिकटों का, तो वो उस पे आ गए हुए थे। लेकिन शुरू शुरू में से कुछ बातें सुनने में आई हैं कि पीआईए ने काफी पाकिस्तानी ओवरसीज को लूटा है। तो जो जो लोग इस वक्त वहां पर रहते हैं दुबई में, ज्यादातर लोग बेचारे वहां काम पर करने जाते हैं, अपनी जो पीछे जिंदगी छोड़कर आते हैं, जो अपने रिश्तेदार होते हैं उनकी भलाई के लिए और अपना कुछ बनाने के लिए। तो जिन लोगों को वहां से छुट्टी कर दी गई है, वो कैसे गुजारा कर रहे होंगे अगर उनके पास ना किराया हो वापस जाने का, और ना वहां पर रहने के लिए कुछ मतलब कि दौलत हो, तो वो कैसे गुजारा कर रहे हैं?
इन ममालिक में ज्यादातर जो लोग हैं वो मेहनत कश आते हैं, जी जी। और सख्त सख्त मेहनत करते हैं। यहाँ का आपका वेदर भी बड़ा सख्त है, टेम्परेचर जो है 50 तक 50 तक भी जाता है। तो इन हालात में भी वो मेहनत मजदूरी करके मशक्कत करके 12 12 घंटे की नौकरियां कर, तो वो अपने फैमिलीज के लिए जो भी उन्हें सैलरी मिलती है वो पाकिस्तान भेजते हैं। तो इन हालात में मेरे ख्याल में जितना हुकूमत पाकिस्तान को अपने ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए करना था उतना उन्होंने किया नहीं है। लेकिन फिर भी चलें, जो हुआ या ना हुआ, लेकिन ये कि अब वो बेचारे बड़े मुश्किल हालात में थे। कंपनियों में लेबर हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनियों में काम कर रहे हैं, उनकी सैलरीज भी इतनी ज्यादा नहीं है। तो वो फिर ज़ाहिर है वो मुश्किल में आए। फिर यहाँ से कुछ अम्बेसी में से भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स हुई कुछ, लेकिन ये कि फौरी तौर पे पाकिस्तान अम्बेसी ने बड़ा अच्छा रोल अदा किया। उन मेहनत कशों को, उन ओवरसीज पाकिस्तानियों को बर वक्त उन्होंने पाकिस्तान पहुंचाया। अब वो पाकिस्तान जाके क्या करेंगे? यहाँ पे तो उन्होंने चलो जो हालात फेस करने थे वो तो कर लिए। अम्बेसी ने भी कुछ ऐसे सुनने में आया था कि कुछ फूड वूड के पैकेज वैकेज उन्हें दिए थे। ये भी एक अनोखी बात थी कि मेरे सुनने में आ रहा था कि जी पाकिस्तान अम्बेसी जो है जितने भी बेरोजगार हुए हैं कंपनियों से उनकी जॉब्स चली गई, उन्हें खाने पीने के राशन वाशन भी दे रहे हैं। ये मैंने देखा भी है और सुना भी है, तो बड़ी एक अच्छी बात थी। लेकिन तो इतना बड़ा आप ये बताइएगा, जफर भाई कि पीटीआई की हुकूमत जो है उसके बहुत सारे सपोर्टर्स जो हैं वो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं। तो आप समझते हैं कि पीटीआई गवर्नमेंट ने कुछ किया है या नहीं? क्योंकि आप जो अभी कह रहे हैं कि जी अम्बेसी से उनको खाना पहुंचाया गया है, तो साफ जाहिर है हुकूमत का इसमें हाथ होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें मैंने ये देखा है कि मैं यहाँ पे अबू धाबी अम्बेसी ने बाकायदा एक नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया था कि जितने भी पाकिस्तानी मुख्तलिफ कंपनियों से बेरोजगार हुए हैं, उनके पास रोजगार नहीं है, वो फौरी तौर पे पाकिस्तान अम्बेसी में आके राशन ले लें। तो हुआ ये कि वो वहाँ पे काफी सारा रश लग गया। तो रश में फिर ये हो गया कि वो दकम पेल इस तरह की चीजें भी शुरू हो गई। तो फिर उन्होंने ये किया कि ओके जी अब इसे ऑनलाइन कर देते हैं। उन्होंने फिर अच्छा। ऑनलाइन भी किया। जी जी जी। तो अगर देखें यहाँ पे, अगर ये मैं ना कहूँ तो ये ज्यादती होगी, क्योंकि पीटीआई की एक नई गवर्नमेंट है। अभी ये आए हैं, इन्होंने आने के बाद इन्होंने काफी उन जो माजी के जो थोड़े बहुत हालात जैसे खराब होते थे, अम्बेसी में जाते थे कोई पूछता नहीं था, अब तो उस तरह का वो वहां पे मुझे नजर नहीं आ रहा। आप जाएं, वो आपको एक कोई भी हो, चाहे एक आम आदमी हो मजदूर हो, वो उसको उन्होंने वो प्रोटोकॉल देंगे जी ये पाकिस्तानी आए, ये ना हो कहीं पीएम साहब को कंप्लेन पहुंच जाए। अब तो पीएम साहब ने अपने डायरेक्ट ऐसा वो एक ऐप भी जारी किया हुआ है कि जी ओवरसीज जी बिल्कुल। पाकिस्तानी को कोई अगर प्रॉब्लम्स हैं तो वो डायरेक्ट मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो इस वजह से एम्बेसी का रोल भी बड़ा अच्छा रहा है, बड़ा मुस्बत रहा है। तो एम्बेसी ने किया है। लेकिन बात बात यह है कि जावेद भाई देखिए, ये एक अल्लाह ताला की तरफ से आफत आई हुई थी, एक मुश्किल आई हुई थी। ये पूरी दुनिया में आई है, कोई एक खास किसी एक मुल्क में नहीं आई है। तो इतनी बड़ी फिर देख लें, जब इस तरह की आफात आती हैं तो उन्हें कंट्रोल करना फिर वो हुकूमतों के बस में नहीं होता, वो अपने तक ही होता है या रब्बिल आलमीन तक ही होता है। तो मुझे ये पता है जहर भाई कि आप गाहे बगाए पाकिस्तान जाते रहते हैं। आपका इस हुकूमत के बारे में क्या ख्याल है? क्योंकि बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो गर्दिश कर रही हैं कि अपोजिशन जो है वो पीछे पड़ी हुई है इसके हवाले से कि इसको निकाला जाए पीटीआई को। ये तकरीबन 70 72 साल की एक गंद फैला हुआ है। तो ये दिनों में महीनों में नहीं निकलेगा, इसे काफी टाइम चाहिए। अभी 2 साल हुए हैं, ठीक है, आप देख लें कि आईएमएफ से कितना इन 2 सालों में कर्जा लिया, वर्ल्ड बैंक से कितना कर्जा लिया इस हुकूमत ने। तो इस हुकूमत ने और पिछली हुकूमतों का आप जरा मुआजना कर लें, तो उसके बाद सही जाके है। आपको पता चलेगा कि इन्होंने जो वर्ल्ड बैंक से या आईएमएफ से कर्जा लिया पिछली हुकूमतों के बराबर, मेरी एक जो सोच है मेरे ख्याल में वो 1% या 2% ही होगा। तो अब ये है कि जाहिर है उसके साइड इफेक्ट तो होंगे, क्योंकि हमारा मुल्क 72 सालों से कर्जे की बुनियाद पर चलता रहा है।
IMF से कर्जा ले लिया, वर्ल्ड बैंक से कर्जा ले लिया, ठेके दे दिए, रोडें बना दी, अच्छा जी ब्रिज बना दिए। अब इस सड़क का या ब्रिज का या इन 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 कामों का एक आम इंसान पे क्या असर पड़ेगा जी? एक आम इंसान को तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, उसे चाहिए आटा सस्ता हो, खाने पीने की। तो इसका साइड इफेक्ट पड़ा है, और जाहिर है वो महंगाई की सूरत में। तो महंगाई की लेकिन सूरत। लेकिन लेकिन जफर भाई, यहाँ ये भी कहना पड़ता है कि मुल्क की तरक्की के लिए जो जो रोड्स हैं वो जरूरी होते हैं। पड़ा है तो इन्हें बहरहाल ये है कि देखें ना, अब जाहिर है पिछले 72 साल भी हैं, अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत देखी जाए या नून लीग की हुकूमत देखी जाए, इनके टर्नओवर देखे जाएं, तो उस मुकाबले में PTI का टर्नओवर इतना कुछ ज्यादा नहीं है। मैं तो इन्हें फिर इस वजह से थोड़ी सी मार्जिन ये दे रहा हूँ, क्योंकि जी इन्हें 5 साल पूरे करने दें। 5 साल के बाद फिर इनके बारे में हम लोग राय कायम करेंगे, ये कामयाब जी, हुए हैं या नाकाम हुए हैं। अभी कहना बिल्कुल। कबल वक्त है, क्योंकि हालात ये पूरी दुनिया में अभी ऐसे चल रहे हैं, बेरोजगारी भी चल रही है, महंगाई भी चल रही है। ये कोई एक पाकिस्तान के बारे में नहीं कहा जा सकता। हाँ, जो ये लोग आके शोर कर रहे हैं, ठीक है, एक हद तक देखे ना, अब जब ज़र मुबादला के ज़खायर कम हो जाएंगे, बेरोजगारी बढ़ जाएगी, ओवरसीज पाकिस्तानी आपके यहाँ से कई ममालिक से जो है वो पाकिस्तान में वापस चल गए, तो वो भी ज़र मुबादला के ज़खायर पे बड़ा असर पड़ता है। फिर उसके बाद आपकी एक्सपोर्ट भी बंद हो गई है कोविड-19 की वजह से, वो भी असर पड़ रहा है। फिर पाकिस्तान का एक सिस्टम इतना करप्ट हो गया हुआ है, नीचे चपरासी से लेके ऊपर ऑफिसर तक सब करप्ट हैं। तो वहां पे एक शख्स क्या करेगा जी अकेला? अब यहाँ तक सुनने में आ रहा है जी कि जो वजीर आजम इमरान खान साहब को इन्होंने एक समरी पेश की थी जी कि हमारा PTV खसारे में है, तो हम लोग इस तरह करते हैं, इसके जो फीसें हैं वो ज्यादा बढ़ा देते हैं। वो पता किया, वो जो उनके अपने ही साथी थे, उन्होंने वो गलत रिपोर्ट उन्हें पेश की हुई थी। जब इर्द गिर्द ही पूरा जफर माशरा भाई, ही करप्ट हो, तो जफर एक भाई, बंदा क्या करेगा, मुझे ये बताएं। जफर भाई, आप समझते हैं कि PTI की जो टीम है इमरान खान साहब के इर्द गिर्द, क्या वो सही काम कर रही है, या उनकी नाकामी है कि वो पूरी और सही इंफॉर्मेशन जो है वो PM तक नहीं पहुंचाते? जावेद साहब, अभी हाँ जी, अभी आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आ रही है, आवाज आ रही है आपकी। आवाज आ रही है मेरी? जी जी, बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। आवाज का इशू है, आवाज नहीं आ रही है अच्छा, आपकी। मेरी मेरी आवाज आ रही है अब आपको? लगता है आप इस तरह करें कि दोबारा आवाज ज्वाइन कर लें। आ रही है कि नहीं आ रही है आप? नहीं आ रही। आप दोबारा इसको ज्वाइन करें तो बेहतर रहेगा। जी, एक्सक्यूज मी। ये हमारे दोस्त थे जनाब जफर मिर्जा साहब, ऑल द वे फ्रॉम दुबई। वहाँ काम वगैरह करते हैं और वहाँ के हालात पर थोड़ी रोशनी डाल रहे थे, और कुछ जो अपनी हुकूमत की कारकर्दगी है उस पर भी रोशनी डाल रहे थे कि पहले हुकूमतों से उन्होंने इसको बेहतर इसलिए पाया है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी मुसीबत में फंसे हुए थे, उनकी मदद के लिए जो एम्बेसी थी वो काम कर रही थी। अब हमारे साथ जनाब बहुत सारे जो मैसेजेस आ रहे हैं, उनको भी थोड़ा सा हम पढ़ते चलते हैं। मोहम्मद यूनुस खरल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप कहते हैं इमरान खान फेलियर इज हिज टीम, दे आर स्टूपिड इन अप्रोच। चलें जी, ये आपका नजरिया है। जैसे हमने पहले कहा था कि उनकी जो टीम है वो इस हवाले से यानी कि ठीक काम नहीं कर रही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और आपने मैसेज भेजा है कि बोथ जफर साहब एंड इफ्तिखार चौधरी आर वेरी पॉजिटिव पाकिस्तानी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और जफर भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इंशाल्लाह आइंदा भी आपसे बात जो है वो होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच जफर भाई। बहुत 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 शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, बहुत अल्लाह शुक्रिया, हाफिज, अल्लाह थैंक यू हाफिज। वेरी मच, अल्लाह हाफिज बहुत बहुत जी। शुक्रिया। जी, ये तो थे जनाब जफर मिर्जा साहब, ऑल द वे फ्रॉम दुबई। उनसे हम बातचीत कर रहे थे। इस वक्त हमें कुछ दोस्त जो हैं उन्होंने ज्वाइन किया है। इबरार साहब हैं, वो हमें ज्वाइन किए हुए हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। इबरार भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
इब्रार भाई, एक खबर जो है वो हम तक पहुंची थी कि रादरम काउंसिल जो है उसने बड़ा रेसिस्ट बिहेवियर किया है एक लाइसेंस एप्लीकेशन की तरफ। और वो थी एक कॉफी शॉप उन्होंने खोली थी। उन्होंने बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन भी लगाई और रिफ्यूज भी किया उसको। अ, इस खबर पे आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है? क्या ये रेसिज्म जो है ये सिर्फ रादरम का इशू है या पूरे यूके का इशू है? I think what you have to bear in mind is this was a licensing application for जी a जी basically a chai ka dabba, what you call in Pakistani. It's a family जी। venue, and the राइट। council and the police jointly made some restrictive conditions. One of those conditions is nobody under the age of 18 can come and buy a cup of tea unaccompanied from 6 o'clock till 11 o'clock. राइट। And it's quite tragic. The only reason they've done this is because it's a Pakistani business, and all the headlines that have previously been had about Rotherham, and it's that racist mindset that's जी जी। marginalized the whole community. हम्म। Do you think Rotherham Council is taking it very serious what happened in the past, or is it just one-off? I think what we have to bear in mind is it's what impact and what message they're sending out. What the message is certainly sending out is that the Pakistanis will be treated in the most harshest conditions with the most harshest penalties, and a white business will be allowed to flourish. So this is directly impacting on an innocent person who's trying to open a business, do something positive for the community, and they've actually streamed this licensing meeting, which is overtly racist. They're not trying to hide anything, and the whole line of questioning is purely based on the historic crimes that have been committed in Rotherham, the historic failures, and all of that blame being laid on this particular business and all the customers that will venture into that business to buy their goods. Ibrar, surely these kind of crimes are carried out in other part of the UK, but why this Rotherham is being targeted? This is a question that we need to ask as Pakistanis and as Muslims. That are we being made? We are being made scapegoats. Of course, crimes happen. Of course, they happen in every town and city. But what we can't ignore is that you can't label a whole community with the same brush. And this is what's happening in Rotherham. When they start labeling the whole community, any decisions that they make, they preset with that racist mindset that these are a people who somehow are involved in some kind of criminal activity, which is ludicrous. What are the local leaders doing about it, and what if there are any councillors in Rotherham Council, what are they doing? I mean, who is raising the voice against this? The Muslim Pakistani community of Rotherham is raising the voice against this. We've had enough. We're now being targeted in a different manner, which is going to affect and impact on our livelihoods and our kids' future. And it's high time that the Muslims stood up and said, enough is enough. You can't marginalize and label us. And we need to get that message out. This was a meeting that was a formal meeting to decide whether a license application for a Pakistani business should go ahead. And the reasoning used to deny that is plainly racist, and it's based on a speculative mindset that this may happen or that might happen, because the people using that business will be mainly Pakistanis. Do you think this will spark something off in Rotherham or South Yorkshire as a whole? It needs to spark something off, because we've seen with the recent BLM protests and everything, it's very important that we get our message and our grievances communicated, and we stand up so that we can live a life of dignity, so we can live a life of respect, not us walking around and our children having to defend at every corner what our beliefs are and what we are as a community. I mean, in America, the Floyd incident really took off, and Black Lives Matter was raised everywhere. I think that slogan should be the human life matters. So, I mean, in Rotherham, livelihood of one community, why is it being targeted? This is a very pertinent question. It's not just the livelihood; it's the lives of the Pakistani community that we have hate crime. We have institutions that
are kind of facilitating that kind of rhetoric. When you have a licensing board that's recording the meetings and it's Joe public watching that meeting, and the questioning is all about their particular race and the particular customer, what kind of a message are the institutions sending out where they're saying to the public at large, look, these are these kinds of people, and that's where it becomes institution racist, and we have to challenge that. Any petitions going ahead, or so your voice can be raised in the parliament regarding this? We are working on different strategies as we speak, because we are in the process of raising the profile of what's occurred in Rotherham. We've always suspected that there is racism in the decision-making process. Now we have clear video evidence of that in play. What we're asking for is the immediate suspension of all those individuals involved in that particular meeting until a full review of the process being taken. I mean, the police is playing a big part in this, giving information to the councillors and what have you. Do you think it's responsibility of the police to give the right kind of information about communities? What it is, it's what they are doing is passing on their responsibilities. If there is a particular crime or a particular vulnerability, it's the job of the council and the police to address those issues. To expect a small business to come and police those issues is completely unheard of. And it's the only time we know it's happened is here in Rotherham, where somebody's tried to open a little tea shop. That's all it is, where families come, have their tea, desi tea, and go home. And they put these restrictive conditions on and demanded all this. And bear in mind, the business owners obliged them by accepting every single condition. And then they said these conditions have now been superseded, as in we can't control these Muslims with those conditions. We need somewhat more stringent, which is absolutely racist in its whole intent. Ibrar, thank you very much for joining, and let's hope these kind of issues from our community are gone away, and let's move forward. And I hope whatever you are trying to do will benefit our community. Thank you for having us, and thank you for your support. Thank you very much, Ibrar. Bahut shukriya. Thank you very much. Okay, this was Ibrar from Rotherham talking about some issues in Rotherham regarding a license being applied by one of our community individual, and it was refused and put some conditions, as you heard, Ibrar, what those conditions were. Anyhow, I was going to talk about some international issues. Bangladesh और चीन में बड़ी दोस्ती हो रही है. I think it's better for the वो क्या कहते थे कि खित्ते में ये एक बड़ी अच्छी बात हो रही है, स्पेशली फॉर पाकिस्तान, कि चीन और बांग्लादेश में दोस्ती बढ़ रही है, और चीन और पाकिस्तान में भी दोस्ती जो है उसका भी इम्कान है, और इंडिया जो है वो अकेला पड़ता जा रहा है, और जो भारतीय हाई कमिश्नर है वहाँ पर बांग्लादेश में, उसको अभी तक यानी कि मिलने की ख्वाहिश है पिछले 4-5 महीने से, लेकिन हसीना वाजिद जो है वो उसको नहीं मिल रही. उसकी वजह क्या है, आने वाले दिनों में ये भी सामने जो है वो चीज आएगी. बाकी ये है कि आज कराची में बड़ी बारिश हुई, और जब भी बारिश होती है कराची में तो कराची जो है वो क्या कहते होते हैं कि पानी में डूब जाता है. आज मैं मीडिया पे देख रहा था कि इतना ज्यादा पानी आया हुआ था कि लोगों की गाड़ियां जो है वो यानी कि जा रही थी पानी में जैसे किश्तियां जाती हैं. तो बड़े अफसोस की बात है कि कराची जो है, जो पाकिस्तान पीपल पार्टी है उसकी हुकूमत है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो नाले हैं उनको साफ नहीं किया जाता है. लेकिन इसमें बड़ी कमजोरी जो है वो हमारी आवाम जो है उसकी भी है कि आवाम को ना तो हुकूमत की तरफ से कोई अवेयरनेस मिली है कि जो अपना गंद है, यानी घर में जो होता है, जो वो क्या होते हैं, प्लास्टिक के बैग्स होते हैं, जो बोरियां वगैरह होती हैं, उनको नालों में नहीं फेंकना चाहिए. हुकूमत का भी ये फर्ज बनता है कि इनको बिन्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएं ताकि
जो गंद है घर का वो इस बिन में डाल दिया जाए, और जो हमारी सड़कें हैं, लेकिन अब कुर्बानी जो है, कुर्बानी की ईद भी है और कुर्बानियाँ होंगी, और सड़कों पे जब ये कुर्बानियाँ होती हैं तो आपको पता है कि कितना गंद वगैरह छोड़ती हैं, उससे कितनी बीमारियां फैलती हैं। हम लोगों को खुद भी सोचना चाहिए, जो आवाम है उसको भी, लेकिन इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लोकल गवर्नमेंट टू मेक the public aware of these issues. Anyway, एक गीत की तरफ चलते हैं और उम्मीद करता हूँ कि हमारे साथ तो कोई ना कोई साथी जो है वो जरूर ज्वाइन करेगा। सरफराज राणा साहब जो हैं उन्होंने हामी तो भरी थी कि मैं आऊँगा, लेकिन अभी तक पहुँचे नहीं हैं, न जाने वो कहाँ पर रह गए हैं। बहरहाल वैसे पाकिस्तान में पंजाब के हवाले से भी थोड़ी सी बात करूं कि वहाँ भी सख्त लॉकडाउन जो है वो होने जा रहा है। अगले 9 दिन के लिए उन्होंने सख्ती के साथ इस पर अमल करना भी शुरू किया है। हमारे साथ एक और हमारे कॉलीग ही हैं, जनाब जमील मनाज साहब, उन्होंने ज्वाइन किया है, लेकिन वो ज्वाइन किया नहीं है, उन्होंने मैसेज भेजा है कि जी गुड टॉपिक टुडे। टॉपिक तो हमारे बहुत सारे होते हैं जी, प्रोग्राम भी बहुत लंबा होता है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अगले हफ्ते से इस प्रोग्राम का जो दौरानिया है वो कम कर दिया जाए। 1 घंटा जो है वो काफी होता है मेरा ख्याल है, जो टॉक शो होते हैं, लेकिन मुझे तो 2 घंटे की आदत रेडियो से पड़ी हुई है, तो इसलिए मैं 2 घंटे जो है वो प्रोग्राम रखता हूँ, लेकिन अगले हफ्ते से सोचना पड़ेगा कि 1 घंटा जो है वो कर दिया जाए। अभी जो आपने बातचीत सुनी है राजरम के हवाले से, हम उम्मीद करते हैं कि जो राजरम की काउंसिल है, दे विल टेक सम सॉर्ट ऑफ स्टेप्स एंड not looking back at the history what happened, because कम्युनिटी में सब लोग जो हैं वो खराब नहीं होते, अच्छे लोग भी होते हैं। अब जैसे मैंने इब्रार के साथ बात करते हुए कहा कि यूके के जो दूसरे शहर हैं उनमें भी ऐसे इंसिडेंट होते हैं, और दूसरी कम्युनिटी के जो लोग हैं वो इनमें इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जो राजरम काउंसिल है वो उसने सिर्फ जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उसको टारगेट किया हुआ है, लेकिन आई एडमिट देयर वाज समथिंग वेरी ड्रास्टिकली रॉन्ग has been happened in Rotherham, but it's the past. We should look forward now. जो लोग उन चीज़ों में इन्वॉल्व थे उनको सजाएं भी हो चुकी हैं, और लेट्स होप दैट वी विल मूव फॉरवर्ड, एंड जो काउंसिल है वो अपने कवानीन सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए सख्त नहीं करेगी। इस वक्त हमें जनाब आशिक हुसैन साहब हैं, उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, हमारे लोकल यहाँ शेफील्ड में जनाब पीटीआई के ये कारकुन हैं, और इनसे भी हम बातचीत करते हैं कि पीटीआई के पीछे तो बहुत लोग पड़े हुए हैं। जी आशिक भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जुबेर भाई कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं ठीक ठाक हैं? जी बस शुक्र अल्लाह का, सब ठीक ठाक खैरियत जी। माशाल्लाह जी। क्या तजिया था इफ्तिखार चौधरी साहब, तो इफ्तिखार चौधरी साहब ही हैं बस। चले जी वो आई होप इफ्तिखार साहब बुरा नहीं मनाएंगे। एक बात है, उनका तजिया हमेशा गैर जानबदाराना होता है, तो जी बिल्कुल और सही तरह वो पाकिस्तान के हालात की अक्कासी भी करते हैं, और मुशाहिदा भी सारा उनका बड़ा अच्छा होता है। बिल्कुल जबरदस्त जबरदस्त। आशिक भाई मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि मैं कुछ मीडिया देख रहा था, उस पे मैं सीधी बात करता हूँ कि इमरान खान रियाज जो हैं, जो एंकर पर्सन हैं, उन्होंने बुज़दार साहब की बहुत सारी चीजें जो हैं वो सामने लेकर आए हैं, और वो ये भी साथ कहते हैं कि कोई एंकर कोई सहाफी जो है वो बुज़दार के बारे में बात नहीं करना चाहता। तो क्या ख्याल है कि जो इमरान खान साहब ने कहा था कि बुज़दार जो हैं वो मेरा वसीम अकरम है एंड ही विल शाइन लाइक दैट, तो क्या इमरान साहब को ये जो चीजें अब आ रही हैं बाहर इनका पता नहीं है? इतना अरसा हो गया, बहुत सारा मीडिया जो वो भी बुज़दार साहब पर जो है वो तनकीद कर रहा है, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा।
क्या कहेंगे आप इस पर? जावेद भाई, असल में मैं समझता हूँ कि पंजाब पे जो हुकूमत या पंजाब पे जो असल आपकी आवाज एकदम चली गई जो है, क्या असल बात है? हेलो, जी जी, जी जी, बोलिए बोलिए। जवेद पे आवाज आ रही है, मुझे आवाज नहीं अब आ रही, 1 मिनट ठहरिए। जी जी, आप जरा ठीक कर लें सिस्टम। हमें बीच हमें में और आप दोस्त भी जो आ हैं वो गए भी। जी जी, आप आवाज एक ठीक एक करें। मिनट ठहरिए। जी, मुझे तो आपकी आवाज आ रही है जबरदस्त। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है असल में। अच्छा अच्छा, चलिए दोबारा ज्वाइन कर लें, कोई बात नहीं। हमारे साथ एक और कॉलीग हैं हमारे जो हैलिफैक्स से हमें ज्वाइन किया है, जनाब शाहिद जंजुआ साहब। उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया हुआ है, उनको भी हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी जंजुआ साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी, आज आज कुछ ये जो आवाज है इसमें कोई गड़बड़ हो रही है। लगता है आपका माइक जो है वो भी म्यूट है। आप इसको जरा ठीक करें प्लीज। जी, आज सिस्टम में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है, लेकिन लाइव प्रोग्राम है, इसमें कुछ जी ना जी कुछ जी होता है। जी जी, अभी आवाज आ रही है आपकी शायद भाई। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच। मैं आशिक साहब को अभी अभी मैंने लाइन पे लिया था। आपसे भी वही मैं सवाल करता हूँ जी जी। कि बुज़दार, जो उस्मान बुज़दार हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब के, उनके हवाले से बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं। उनके बहुत सारे रिश्तेदार जो हैं वो, उनके भाई जो हैं वो कुछ करप्शन में मुलविस हैं। अ, इमरान खान साहब को ये चीज़ नज़र नहीं आ रही, वो क्यों नहीं उनको हटा पा रहे? क्योंकि इतने अरसे से जो मीडिया है वो भी तनकीद कर रहा है इस चीज़ पर। तो आप क्या कहते हैं इसके बारे में? अ, मैं आपके सवाल से पहले मैं आपको जितने सामीन और नाजरीन हैं इन्हें एक बड़ी अच्छी खबर देना चाहता हूँ। अच्छा, माशाल्लाह और माशाल्लाह। खबर जो है वो ये है कि आपको पता है कि पाकिस्तान में मसूद अजान का केस सामने आया, तो उसके बाद जो है वो बहुत सारी उंगलियां जो है वो पाकिस्तान के हसास इदारों के ऊपर उठी। और लोगों ने कहा कि चूंकि पाकिस्तान के जो हैं तजिया नगार और जो पाकिस्तान के अंदर सहाफ़ी हैं, वो अपने बेलाग तबसरों में इस तरह की बातें कह देते हैं कि जो उन्हें मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं कहनी चाहिए। उसकी दो सही है। वजूहत, मैंने इसके ऊपर बड़ा बड़ा मुतालिया किया, रिसर्च किया, और मुझे दो चीजें मिली। जी एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि आपको पता है कि पार्लियामेंट के अंदर एक पार्लियामेंटेरियन ने बड़ी तनकीद की कि ये कहा जाता है कि पीआईए के ऊपर, पीआईए को रेस्क्यू करने के लिए पाकिस्तान का इतना बजट जो है वो खसारे को पूरा करने के लिए जाता है। तो उन्होंने सवाल उठाया कि पाकिस्तान की डिफेंस फैक्ट्री के ऊपर इससे ज्यादा बजट जो है वो खर्च होता है। अच्छा। और ये बात जो है वो बाज़ाहिर लोगों के दिलों पे लगी जाके कि वो फैक्ट्री जिसे प्रॉफिट में होना चाहिए था उसके ऊपर जो है वो इतना ज्यादा हुकूमत क्यों खर्चा दे रही है। तो ये इस खबर के हवाले से जो चीज मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ वो ये है जी कि इस वक्त यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ा तूफान आया हुआ है, और वो तूफान इस बात पे है कि पाकिस्तान और चाइना, जी ये दोनों कंट्रीज मिलके बायोलॉजिकल हथियार बना रहे हैं। और अमेरिका ये समझता है कि ये हथियार बिल आखिर पाकिस्तान के, ये हथियार और चाइना के हथियार भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। अच्छा। बात ये है कि हर मुल्क के अंदर जो हसास इदारे होते हैं, जो अस्करी क़यादत होती है, उसका एक काम ये होता है कि वो मुल्क की जो राफियाई सरहदों की पासबानी का फरीजा अंजाम दे। और दूसरा उसके उसकी जिम्मेदारी ये भी होती है कि मुस्तकबिल के अंदर जो चैलेंजेस दरपेश हैं उसके लिए वो खुद को प्रिपेयर करे। और ये खबर अगर वेस्टर्न मीडिया ने दी है और इसके अंदर हकायक थोड़े भी हैं, तो मेरे लिए ये खबर इसलिए हौसला अफजा है कि ये एक बड़ा मुस्बत पैगाम है जो पाकिस्तान के इदारों को जाएगा। और अगर उन्होंने इसके ऊपर अ, तेजी से काम शुरू नहीं किया तो वो उसके ऊपर उन्हें शुरू करना चाहिए। ठीक है। अब मैं आपके अच्छा सवाल की तरफ आता हूं। अच्छा, मैं पहले ये सवाल जो है ना, मैं पीटीआई के कारकुन जो है उनसे पूछ लेता हूँ, उसके बाद आप इस पे जरा थोड़ा तबसरा कीजिएगा। जी आशिक भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है?
जी आ रही है अब जी। अस्सलाम वालेकुम जी, जो सवाल मैंने आपसे किया था जरा उसका जवाब दे दीजिएगा। उसका जवाब यही है जी कि मैं समझता हूँ कि खान साहब को, बुजदार साहब को मुकम्मल यकीन और इत्मीनान है। अच्छा। और जो कुछ क्योंकि इस तरह देखें कई ऐसे लोग भी पंजाब में इस वक्त हुकूमत में शामिल है, खासकर पंजाब में, जो कि टांग भी खींचने वाले हैं, टांग भी खींचते हैं। अच्छा। क्योंकि साफ ज़ाहिर है कि एक और पार्टी भी शामिल है जिनकी वजह से पंजाब में पीटीआई की हुकूमत बनी। तो उनकी तो वैसे पांचों घी में है अभी इस वक्त। लेकिन हेलो जी जी, बोलिए बोलिए। जी जी, तो बुजदार साहब पे मेरा ख्याल है कि उनका मुकम्मल यकीन है। हाँ, कुछ ऐसे अनासर हैं, कुछ करप्ट अनासर हैं कि जो बुजदार साहब को हटाना चाहते हैं। वो आप देख लें कि पीपल्स पार्टी के अंदर भी ऐसे अनासर हैं जो कि थोड़ा सा मुखालफत करते हैं। नून लीग देख लें, नून लीग में भी ऐसे ग्रुप हैं जो कि बाज़ औक़ात शहबाज शरीफ साहब की भी मुखालफत किया करते थे। तो लेकिन क्योंकि वो लेकिन लोग हुसैन अपना हुसैन बेनिफिट, भाई, अपना मफाद सोचते हैं। लेकिन जी जी हुसैन भाई, एक बात ये है कि मैं मीडिया देख रहा था, इमरान खान रियाज जो है उनका प्रोग्राम देख रहा था यूट्यूब का, तो उन्होंने कहा है कि जी सारे सबूत जो हैं वो मैं पेश कर रहा हूँ, मुझे कोई जी चैलेंज जी करे। लेकिन उन्होंने सिर्फ ये अफसोस जाहिर किया है कि कोई सहाफी, कोई एंकर पर्सन जो है वो इस पर आवाज नहीं उठा रहा। नहीं, मैं जवेद भाई देखें, बहुत सारे जो सहाफी हैं, बहुत सारे एंकर हैं जो सोशल मीडिया पे आके, जवेद भाई, कई उन्होंने अपने अपने वो चैनल बनाए हुए हैं और सोशल मीडिया पे आके काफी कुछ हाईलाइट करते हैं। लेकिन यह है कि अगर उनके पास कोई सबूत है तो वो जाके अदलिया को दें। अगर इस तरह कोई यहाँ उनके पास सबूत है तो जाके वो खान साहब से डायरेक्ट भी देखें कि नामवर सहाफी हैं वो, इमरान खान साहब, वो जो उनका नाम है इमरान जी जी, जी, तो इमरान वो खान खान रियाज, साहब जी से जी। डायरेक्ट भी मिल सकते हैं, जाके वो उनसे बात कर सकते हैं। तो इस वक्त पंजाब की सूरत हाल तो मैं समझता हूँ कि बेहतरीन चल रही है। कुछ चले बुमरान ठीक है। हैं, कुछ 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 ठीक ऐसे है। लोग शामिल हैं। जी जी ठीक है, मैं यही सवाल लेकर चलता हूँ जी। शायद भाई, सवाल ये वही है जो आपको मैंने किया था। जी मैंने जी। आपका सवाल सुन लिया है। असल में मेरी वो बात जो है वो कट गई थी, पूरी नहीं हो सकी। मैं वो जी बात ये कहना चाहता था कि किसी जी। जी भी मुल्क की अस्करी क़यादत को अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए बाज दफा ऐसे इकदाम करने पड़ते हैं कि जिसके लिए बहुत बड़ी एक कतीर रकम बजट में से बजट में से चाहिए होती है। लेकिन आप देखें कि दूसरे ममालिक में जो अस्करी क़यादत का बजट है वो कभी भी पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन में नहीं आता। मैं बरतानिया में रहता हूँ, कम अज कम मुझे इस बात का कभी अंदाजा नहीं हुआ कि पार्लियामेंट में अस्करी क़यादत का जो बजट है उसके ऊपर डिस्कशन हुई हो या तनकीद हुई हो, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर होती है। तो ये मेरा नुकता था कि चूंकि अस्करी क़यादत ने, जाहिर है किसी जर्नैल ने या किसी कर्नल ने अपनी जमीन बेच के तो पाकिस्तान की हिफाजत के लिए हथियार तो नहीं बनाने, उसके सही है। लिए पाकिस्तान की रियासत जो है उसी ने बजट देना है और वो सारी चीजें करनी है। तो बिल्कुल। ये मेरा था कि इसके ऊपर जब हमारे तजजिया अनगार बोलते हैं तो वो एक हदूदो क्यूद है उसको क्रॉस कर देते हैं। अब आपके सवाल की तरफ मैं आना चाहूंगा। आप देखें कि जिस तरह पीटीआई का हर फर्द वो खान साहब के इश्क में इस तरह गिरफ्तार है कि खान साहब की गलती उन्हें उनकी सबसे बड़ी खूबी लगती है। अच्छा। और जो इमरान ने जो मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर और अपने सोशल मीडिया के ऊपर बुजदार के ऊपर लश्कर कशी शुरू कर रखी है, ये सिर्फ असल मसाइल से तवज्जो हटाने की एक कोशिश है। इसलिए पाकिस्तान का कोई साफी उन्हें इस बात पे ऊपर तवज्जो नहीं दे रहा। पाकिस्तान के जो असल मसाइल हैं वो ये है कि पाकिस्तान की बरामदात में कमी हुई है, पाकिस्तान की दरामदात में इजाफा नहीं हो सका। भारत के साथ जो पाकिस्तान के तलकात हैं उसको पाकिस्तान ना तो मामूल पे लेके आया और ना भारत की तरफ से जो चैलेंजेस दरपेश हैं उनके मुकाबले के लिए कोई मनसूबाबंदी कर सका। पाकिस्तान में आटे की कीमत, चीनी का बोरान, ये सारी चीजें आपके सामने हैं। और इन सारे मसाइल के ऊपर जब आप इमरान खान साहब के इकदाम को देखते हैं तो फिर मीडिया के दो तबकात आपके सामने आते हैं। एक मीडिया वो है जो इमरान खान साहब की तारीख में उसी तरह 2 साल पहले से लेकर अब तक डुगडुगी बजा रहा है, और दूसरा मीडिया वो है कि जो इमरान खान साहब को नहीं देख रहा, वो मुल्की मफादात के ऊपर ये चाहता है कि पाकिस्तान की आवाम की आंखें खोली जाए। दरअसल हुआ ये है
कि एक बंदा जो है वो, मैं एक मिसाल देना चाहती हूँ ताकि सामीन को जो है ना और नाजरीन को बात समझ आए। एक बंदा जो है ना वो उसके बारे में गांव के लोगों ने ये जो है वो खबर जो है वो गर्दिश कर रखी थी या मशहूर कर रखा था कि ये बड़ा अफलातून है, बड़ा रसूल है। जब ये बोलते हैं तो इसके मुंह से फूल झड़ते हैं, और जब ये गुफ्तगू करता है तो ऐसे पता चलता है कि तारीख का और आइंदा मसाइल के हल का इसके अलावा किसी के पास कोई फार्मूला नहीं है। अब वो शख्स जब महफिल में आता है तो जब वो पहली बात करता है तो लोग आंखें फाड़ के देखते हैं कि ये वो बंदा है। अजीब किस्म की वो बकवास शुरू कर देता है, तो वो कहते हैं नहीं, असल में हुआ ये है कि ये सफर से थका हुआ आया है, तो इसलिए ना इसने पता नहीं चला कि हमारा सवाल था, ये सवाल का हम जवाब चना दे रहा था। आप जो कहते हैं जी जब रात को सोएगा ना तो सुबह उठेगा तो फिर देखना ये जब इसकी आप गुफ्तगू सुनेंगे, जब सुबह गुफ्तगू उसकी सुनने के लिए पूरे अहले इलाका अहले मोहल्ला इकट्ठे हुए, तो जो पहली उसने हड़बड़ाहट शुरू की तो उसकी गुफ्तगू सुन के फिर सारे परेशान हो गए। तुमने कहा कि चूंकि नहीं नहीं आप परेशान ना हो, फिर वो जो गप्पी होते हैं ना वो साथ वाले वो शुरू हो गए कि ये चूंकि रात को सोया नहीं है, सफर से थका हुआ था, आया था तो नींद नहीं आई, नई जगह पे था, लेकिन आप शाम को देखें जब ये गुफ्तगू करेगा तो इसकी गुफ्तगू भाई असली मुद्दे पे आइए। मैं कहना चाहता हूं कि असल में हुआ ये है कि पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ तबकात हैं और इसके अंदर जो मीडिया के साथी हैं जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी, उन्होंने इमरान खान साहब की लियाकत, काबिलियत, अहलियत और उनकी कप्तानी के हवाले से इस तरह के देव मालाई बातें जो है वो पाकिस्तानी अवाम के सामने पेश की कि ऐसा लगता था कि इस वक्त आसमानी दुनिया पर और इस रुए कायनात पर अगर कोई सबसे बड़ा मुदब्बर है, कोई सबसे बड़ा अच्छा कप्तान है या जिसने टीम बनाई है तो वो जनाब इमरान खान साहब हैं। लेकिन हुआ ये कि जब उन हुकूमत उनके हाथ में दे दी गई तो वो इसके लिए तैयार नहीं थे। वो दावे तो करते थे लेकिन टीम उनके पास नहीं थी। अब जो है वो चूंकि उन्हें हर तरफ से नाकामी का मुंह देखना पड़ता है तो उन्होंने सेक्रेटरीज भी तब्दील किए। आपके कई प्रोग्राम के अंदर लोग कहते आए हैं कि उन्होंने सेक्रेटरीज तब्दील किए, उन्होंने जो है वो सारा कुछ तब्दील कर लिया, एस्टेब्लिशमेंट के लोग तब्दील कर लिए। मैं कहता हूं कि अगर पाकिस्तान को आपने कामयाब करना है तो आप खिलाड़ी ना बदलें, आप रेफरी ना बदलें, आप कप्तान बदलें, देखें पाकिस्तान की किस्मत संवर जाएगी। ठीक है आशिक भाई, वो कप्तान के अंदर है, कप्तान को आप अहल लेके आए तो फिर जो है वो पाकिस्तान के हालात बदलेंगे। आशिक भाई आपने गुफ्तगू सुनी है शायद भाई की? मैंने बिल्कुल जी जिंजुआ साहब की गुफ्तगू सुनी और माशाल्लाह मैं इनके कॉलम वगैरह भी पढ़ता रहता हूँ और इनकी बातें भी सुनता रहता हूँ। लेकिन मैं इनके बारे में थोड़ा सा इंतहाई मादरत के साथ कहूंगा कि इनका थोड़ा सा जरा वो कहते हैं ना कि झुकाव जो कहते हैं वो थोड़ा सा नून लीग की तरफ है, क्योंकि थोड़ा सा अंदाजा तो हो जाता है। अब मेरा ख्याल है ये चाहते हैं कि शायद वही पुराना कप्तान वापस आए जो 3 साल जिसने 30 साल हुकूमत की, 3 बार वजीर आजम रहा। वो खान साहब को ये बात मैं नहीं कर रहा, मैं आशिक भाई की जवाब का बड़े अदब के साथ ये जवाब दूंगा कि आप देखें कि पीटीआई की और खान साहब की हमायत में सबसे ज्यादा प्रोग्राम मैंने किए, शायद इन्हें याद हो, बरतानिया से मेन स्ट्रीम टीवी के ऊपर लाइव प्रोग्राम करने वाला मैं था और नून लीग के खिलाफ भी जिसने सबसे ज्यादा प्रोग्राम किए वो भी मैं थे, काजी साहब भी नहीं थे उस वक्त। लेकिन बात ये आशिक भाई जवाब दे दें। जी माशाल्लाह, आपने जैसे अभी फरमाया कि आपने प्रोग्राम किए, आप माशाल्लाह आपकी बहुत ज्यादा सहाफत पे नजर है, दुनिया के हालात पे नजर है और खासकर पाकिस्तान के हालात पे। आपको ये देखना चाहिए कि जो पिछली गवर्नमेंटें आई हैं उन्होंने पाकिस्तान के साथ क्या सलूक किया है। पाकिस्तान को मसालिस्तान बना के वो गए हैं। देखिए ये आए हुए अभी तो सिर्फ 2 साल कुछ माह हुए हैं और देख रहे हैं कि जिस तरह के काम खान साहब इस वक्त कर रहे हैं। देखिए ये गन 30 साल का गंद है, 40 साल का गंद है, इसे साफ करने में कम से कम 5-7 साल तो चाहिए। अगर आप कहें अब खान साहब के पास कोई छू मंत्र तो नहीं है कि वो एक दफा छू करेंगे तो हर चीज ठीक हो जाएगी। ये तो आहिस्ता आहिस्ता है कि इंशाल्लाह हालात बेहतरी की तरफ आएंगे। देखिए पिछली हुकूमतों का देख लें, अपने मुशर्रफ साहब की हुकूमत का देख लें कि मुल्की कौमी अदारे थे जो हमारे, स्टील मिल की मिसाल आपको दे रहा हूँ, वो मुनाफे में जा रही थी। टीपी की गवर्नमेंट आई,
तो वही स्टील मिल जो मुनाफे में जा रही थी वो खसारे में चली गई। नवाज शरीफ साहब का दौर है, तकरीबन तमाम अदारे खसारे में गए, जबकि इनके अपने कारोबार, इनके अपने बिजनेस, आपको पता है। लेकिन आशिक भाई एक मिनट, आशिक भाई आपके जो कायदे हैं वो तो कहते थे धरने के दौरान कि मैं आऊंगा, हमारी जब हुकूमत होगी तो ये अदारे जो हैं इनको मैं ऊपर लेकर जाऊंगा, लेकिन इधर से 100 अरब आएगा, उधर से 200 अरब मिलेगा, ये सारी बातें। आशिक भाई आपको ये भी सुनने में आ रहा है कि स्टील मिल जो है वो बिकने जा रही है, और पीआईए जो है उसकी भी कुछ चहमे गोयम थी कि वो भी बिकने जा रही है, तो ये बिल्कुल उलट चल पड़ी है। तो सर नून लीग के दौर में वो इन्होंने ऐलान किया था, नून लीग वालों ने, कि पीआईए जो है वो स्टील मिल, पीआईए जो खरीदेगा उससे स्टील मिल मुफ्त देंगे। अच्छा, ये बात किसने कही है? ये मैंने बात मैं देख रहा हूँ, और मैंने जो है वो पाकिस्तान की तारीख छान मारी है। ये जो दावा किया एक मिनट शायद भाई, ये मुफ्ता इस्माइल साहब ने बात की, ये बात मुफ्ता इस्माइल साहब ने किसी मौके पे भी नहीं की कि जो पीआई, आप देखें, मेरी बात सुने काजी साहब, स्टील मिल की आप मालियत देखें, स्टील मिल के साथ जो आपको पता है कि कितनी जमीन है, अगर वो जमीन बेच दी जाए तो पीआईए के जितने एसेट्स हैं उसकी मालियत जो है वो कम है जो सिर्फ स्टील मिल के पास जमीन है उससे भी। तो मुफ्ता इस्माइल का दिमाग आपको नहीं है कि आप देखें जरा, ये बात ही बचकाना लगती है। स्टील मिल कोई बेचती नहीं है काजी साहब, स्टील मिल बेचती नहीं है। आशिक भाई को जरा बात कर लेने जी। देखिए वो अभी काजी साहब ने वो फरमा दिया है ना कि किन साहब ने ये बात कही थी। अब ये उन्हें पता होना चाहिए कि वो किस तरीके से ये बेच रहे थे। देखिए मुल्कौमी अदारों का जो बेड़ा गर्क इन लोगों ने किया है, या पाकिस्तान के ऊपर जिस तरह के कर्जों के अंबार इन्होंने खड़े किए हैं, खान साहब को इस चीज का अंदाजा नहीं था। और ये भी ऑन द रिकॉर्ड है कि इन्हीं के किसी वजीर ने कहा था, और ऑन द एयर कहा था टीवी पे बैठ के, कि हम इन्हें वो गवर्नमेंट दे के जाएंगे कि इन्हें ठीक करते करते कम से कम 3 से 4 साल लगेंगे। इसका मतलब है कि उन्होंने जानबूझ के पाकिस्तान के हालात खराब करने की कोशिश की थी। आप जिस तरफ भी देखें आपको मसाइल ही नजर आएंगे पाकिस्तान में। अभी कराची के हालात देख लें, सिंध की गवर्नमेंट टीवी पे आके किस तरह की बातें करती है। वो उनके जो वजीर है वो नासिर शाह साहब, जो वो देखे वो कहते हैं जी हमने कराची में ये कर दिया वो कर दिया, और तकरीबन 8 बिलियन जो वो वर्ल्ड बैंक ने दिया। लेकिन आज कराची जो है वो जी आज कराची जो है वो पानी में डूबा हुआ है। थोड़ी सी बारिश हो गई है तो बहरहाल ये इसलिए जवेद भाई कि जो सियासतदान है वो अवाम के साथ मुखलिस नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ जवेद भाई वो अपनी जेबें भरने के लिए आते हैं, और यही पाकिस्तान के साथ सब कुछ होता रहा है। इसीलिए पाकिस्तान के ऊपर इतना ज्यादा जो कर्जा है वो इतना ज्यादा कर्जा चढ़ा। आशिक भाई को शायद पता नहीं है कि जो कर्जा है इससे पहले कितना था, पीटीआई के आने से पहले, और इमरान खान साहब ने अपने पहले साल में 13.2 अरब का कर्जा लिया, दूसरे साल में 13.2 का, और इस साल जो है वो 15 अरब का कर्जा लेने जा रहे हैं। वापस कितना किया है? पिछले 19 पॉइंट कुछ वापस किया है, और इस साल 10 बिलियन वापस किया है। आशिक भाई मैं थोड़ा सा प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूँ, क्योंकि ये जो कर्जों वाली बात है, ये डिबेट जो है वो दूसरी तरफ निकल जाएगी। पाकिस्तान में इस वक्त जो अपोजिशन है, जंजुआ साहब मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ, वो इकट्ठी हो चुकी है, और खास तौर पर जो बिलावल जरदारी हैं उन्होंने कहा है कि नैब चेयरमैन को घर भेजो और नैब का अदारा जो है उसको बंद कर दो। तो जो कमेटी बनाई गई है नैब के अदारे में, कानून जो बदलने हैं, तब्दील करने हैं, सख्त करने हैं या नरम करने हैं, उस कमेटी में जितने अरकान शामिल हैं उन सब के खिलाफ मुकदमात या तो जारी हैं या जारी होने जा रहे हैं। तो ये सिर्फ अपोजिशन जो है इसलिए कर रही है कि इनके जो करतूत हैं या इनके जो करप्शन है वो छुपी रहे। इसको आप देखें, इस बात को जरा गहराई में जाके समझने की कोशिश करें कि नैब की कारकर्दगी के ऊपर आप अपोजिशन के इल्जामात को छोड़ दें, हुकूमत को भी एक तरफ रखें।
आप देखें पाकिस्तान की आला अदलिया जो है वो क्या रिमार्क्स दे रही है, और आला अदलिया के रिमार्क्स के बाद मैं समझता हूं मुझे, आपको या किसी दूसरे बंदे को नैब की हिमायत के अंदर खड़ा होने की कतई कोई जरूरत नहीं है। नैब की जो कारकर्दगी है, आप देखिए इसकी वजह यह है कि नैब के लेकिन अंदर जो लोग शायद मौजूद भाई हैं। शायद भाई एक मिनट, अदालत ने तो ये भी कहा है ना कि और जजेस जो हैं एहतसाब के लिए जो हैं वो तैनात करें ताकि जल्दी जल्दी मुकदमात के फैसले हों, तो वो उनके सिर्फ खिलाफ जज, तो नहीं है। ठीक है काजी साहब, सिर्फ जजेस तैनात करने की बात नहीं है। हुआ ये है कि पिछले, जब से ये नैब का इदारा वजूद में आया है, नैब के जो लोग तफ्तीशी अफसर हैं वो रिटायर्ड फौजी अफसरान हैं। वो बंदूक तो बड़ी अच्छी चला सकते हैं, वो सारे काम अगर उन्हें आईएसआई के अंदर जॉब दी जाती, सिक्योरिटी इदारों के अंदर जॉब दी जाती, तो वो अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाते। लेकिन हुआ ये है कि ये उनकी जॉब नहीं थी जो उनके नातवा कंधों के ऊपर डाल दी गई, और शायद ये वजह है कि नैब का इदारा नाकाम रहा। तो इसकी नाकामी के ऊपर हमें जो है वो रोना नहीं, रोना रोते रोना रो कर जो है वो इन्हें तहफ़्फ़ुज़ नहीं देना चाहिए, बल्कि अगर ये इदारा नाकाम हुआ है तो कोई बात नहीं, इसके मुकाबले में कोई अच्छा इदारा अच्छी टर्म्स एंड कंडीशन के साथ खड़ा हो जाता है तो इसके अंदर पाकिस्तान की भलाई है। आपने जो बात बिलावल की है, तो मुझे ये कहने में कोई मजायका नहीं है कि बिलावल एक अपॉर्चुनिस्ट बंदा है और उसके अंदर कायदाना सलाहियतें तो मौजूद हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग ये कभी भी इकट्ठे नहीं होंगे। ये दोनों एक दूसरे के साथ दाव पे हैं, और दोनों का मंशा, यानी बिलावल अभी जो है वो पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी का हेड बनने, यानी अपोजिशन लीडर बनने के चक्कर में इस तरह की बयानबाजी कर रहा है, वरना और वो दरअसल अपने वालिद के लिए या आसफ अली जरदारी के लिए जो है वो कई रास्ते जो बंद है वो खुलवाना चाहता है। वरना ये है कि बिलावल भुट्टो के अल्फाज, उनका जो बयानात है वो अपनी जगह पे मुमकिन है वो दुरुस्त भी हो, लेकिन वो उसके पीछे जो है वो एक बड़ी गहरी साजिश की बू आती है। और आप ये अल्फाज नोट कर लें कि ये दोनों कभी भी, इनके दरमियान जो है वो मैं मिसाल नहीं देता कि वो वाला वैर है, इसलिए ये दोनों आपस में इकट्ठे नहीं होंगे। इन्हें लगता है कि खान साहब ने जो है वो पाकिस्तान की दबाई फेरी, वो तो सबके सामने है, क्योंकि जाहिर है खान साहब की ट्रेनिंग नहीं थी, तो ये ऑन ट्रेनिंग कोई भी मुल्क जो है वो प्राइम मिनिस्टर को नहीं रखता, ऐसे प्राइम मिनिस्टर को रखता है कि जिसका तजर्बा हो, जिसे समझ बूझ हो। तो हम ये बात अपनी जगह पे, लेकिन ये कहना कि बिलावल मुतबादल है ये बात भी गलत है, और ये कहना कि बिलावल और नून लीग यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग मिल के पाकिस्तान को एक अच्छे मुस्तकबिल की तरफ लेके जाएंगे, मैं समझता हूं कि इनको भी पाकिस्तान की अवाम ने बड़ा देख लिया। अब जरूरत इस बात की है पाकिस्तान के अंदर एक मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना इंतखाबात हों, और उसके नतीजे में जो भी पार्टी आती है पाकिस्तान की क़ियादत उसके सुपुर्द की जाए, और फिर कोई इदारा उसके अंदर मुदाखलत ना करे। यही एक वाहिद हल है, और फिर इस सिस्टम को चलने दिया जाए। अगर इस सिस्टम को बार बार ब्रेक किया गया और इसके अंदर जो है वो जिस तरीके से अब जो इंजीनियरिंग की गई है, इसका रिजल्ट हम देख चुके। अब इस तजर्बात के खेल को खत्म होना चाहिए और पाकिस्तान के अंदर जो निज़ाम है इसको चलने देना चाहिए, ताकि अवाम की विल और अवाम की ताकत के साथ जो हुकूमत बनती है फिर अवाम उससे हिसाब भी लेगी। और ये जो कहना कि एहतसाब का इदारा, जरा मैं आपके सामने एक ये जुमला तलखिया जुमला है लेकिन ये सामने लाना चाहिए। आप देखें कि बहुत सारे पाकिस्तान के ऐसे इदारे हैं कि जिनके अंदर अगर कोई क्रिमिनल बंदा आता है तो वो खुद अपने क्रिमिनल बंदे का एहतसाब करते हैं, और जो भी उनका तरीकाकार है, इस तरह सियासतदानों के एहतसाब का भी इन्हें खुद अपना एक तरीकाकार बनाना चाहिए। और हर तरफ आए रोज हर बात के अंदर नैब को घुसेड़ के लेके आना, ये सिलसिला बंद ना हुआ तो फिर पाकिस्तान की किस्मत कभी भी संवर नहीं सकती। जी आशिक भाई, आप कुछ जावेद भाई, देखे चोर हमेशा अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। जावेद भाई, ये जो कुछ अपोजिशन कह रही है कि नैब के अदारे को मुकम्मल बंद कर देना चाहिए, मैं समझता हूँ जावेद भाई कि ये अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि नैब में काली भेड़ें बैठी हुई हैं, जो पिछले 30 साल पहले इन्होंने जो वो मुंजी लगाई थी अब वो पनप गई है थोड़ी सी। तो वही ये मैं पिछले दिनों मैं वो
आप मुंजी की बात फिर परवेज मुशर्रफ के ऊपर इल्जाम ना लगाएं। परवेज मुशर्रफ साहब तो हमेशा मैं परवेज मुशर्रफ की बात नहीं कर रहा, मैं परवेज मुशर्रफ की बात नहीं कर रहा, उनको मैं जरा उन बात लोगों करने की दें। बात जी कर जी रहा हूँ। आशिक भाई, जी 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 बोलिए आशिक मैं भाई। उन लोगों की बात कर रहा हूँ शायद साहब कि जिन्होंने एक दूसरे के ऊपर केस किए थे, जो आज वो भुगत रहे हैं, जो नैब जिनकी इंक्वायरी कर रहा है। मैं उन लोगों की नून लीग और पीपी वालों की बात कर रहा हूँ कि इन लोगों ने इन आधारों में अपने अपने लोग लगाए थे, जो आज अपनी वफादारी इनके साथ जाहिर कर रहे हैं। और कई दफा ऐसा हुआ है कि नैब जो केस को कोर्ट में लेके जा रही है या लेके जाना चाहती थी, उसकी इतला पहले इन पार्टियों को पहुंच जाती रही है। ये पिछले दिनों शहबाज शरीफ साहब का एक केस था और राना नसरुल्ला जो है उसने टीवी पे आके कहा कि जी हमारे अपने भी सोर्सेज हैं। तो वो सोर्सेज कौन से थे? वो साफ जाहिर है कि नैब में काली ऐसी बेड़े बैठी हुई हैं जो इनके केसेस आगे नहीं लेके जा रही, या वो प्रूफ लेके आगे नहीं लेके जा रही। मैं समझता हूँ जवेद भाई कि हुकूमत पाकिस्तान को नैब में से काली बेड़े निकालनी चाहिए, मौजूदा गवर्नमेंट को, और वहां ईमानदार, दयानतदार और काबिल ऑफिसर्स को, काबिल जजेस को वहां पर तैनात करना चाहिए, जो कि इन लोगों का सही तरीके से इंतसाब करें और इन्हें कोर्ट से सजाएं दिलवाएं। ये काम जो है वो वजीर आजम करता है, मैं और आपने तो नहीं करना। अगर ये मैं और आपने करना होता तो मैं आज मैं हुकूमत की बात कर रहा हूँ, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। ना मुझ में ये ताकत है, ना मैं आप में कुछ है, लेकिन ये है कि आप माशाल्लाह एक सहाफी हैं। मैं थोड़ा बहुत लिखता भी हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये है कि शायद साहब आपका काम है ये आवाज उठानी, मेरा काम है कि ये आवाज उठानी एज ए पार्टी कारकुन, एज ए पीटीआई सपोर्टर। मेरा काम है ये आवाज उठानी कि देखे हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है। बिल्कुल शायद भाई करना चाहिए। जी आशिक भाई, कुछ कमेंट्स जो हैं बड़े जबरदस्त किस्म के सना अंदलीब जो है वो भेज रही हैं। इन्होंने कहा है कि जो चाइनीज फार्मूला है, जब तक वो आजमाया नहीं जाएगा पाकिस्तान में, तब तक ये जो करप्शन है ये खत्म नहीं होगी। और उन्होंने ये भी लिखा है कि जी दोनों नवाज शरीफ और जरदारी को लूटने पर डेथ पनिशमेंट होनी चाहिए थी, हाँ रिकवरी भी होनी चाहिए। और बहरहाल नहीं हाउ बिल्कुल जी जी आप देखें ना सादी साहब, ये जो बात है ये देखें एक जज्बाती है। ये एक कैसे ना सादा दिल जो बंदे होते हैं उनकी एक ख्वाहिश है, लेकिन बात ये है कि किसी बंदे का मुल्क दुश्मन होना, करप्ट होना, ये मेरी और आपकी दुश्मनी या ख्वाहिशात के बलबूते पे नहीं होता। ये पाकिस्तान के इदारों के अंदर केस जाते हैं और फिर अदालतें किसी शख्स को मुजरम ठहराती हैं। मुलजम होने एक बात कहने, आपके इस प्रोग्राम में कराची के हालात के ऊपर बात हुई, तो ये बात कहने के अंदर कोई मजायका नहीं है कि कराची के हालात की जिम्मेदार सारे हैं और उसके अंदर आसिफ जरदारी का बहुत बड़ा हाथ है। ये हमारे एक हबीब जान साहब हैं, ये आपको पता है कि जब इन्हें कराची के अंदर घेर लिया गया था और जब ये घेरे और नरगे में आ गए तो बैरिस्टर सबगतुल्लाह कादरी जो यूके से हैं, इन्होंने टेलीफोन किया और इन्हें जो है फिर इन्हें रिहाई मिली और ये बरतानिया जो है वो आ गए। इनके पास नेशनैलिटी तो मौजूद थी, तो इन्हें जो है वो फिर सियासी पनाह की जरूरत भी नहीं थी। लेकिन वो जो पाकिस्तान के इदारों ने इन्हें अरेस्ट करके अजहर बलोच के साथ जो इनका ताल्लुक था उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी थी, तो इस तरीके से ये चीजें बाहर आई और फिर जो है वो अजहर बलोच से जो है वो आसिफ जरदारी ने पीछा छुड़ा लिया। लेकिन उससे पहले कराची के अंदर जो प्लाट माफिया था, उस प्लाट माफिया के अंदर MQM, मौजूदा MQM और आसिफ जरदारी, ये दोनों का बड़ा जबरदस्त गठजोड़ था और इन दोनों ने मिलकर कराची को बेदर्दी से लूटा। लेकिन इन दोनों में से एक का तो इंसाफ हुआ, लेकिन जो असल एजेंडा है उसके ऊपर इंसाफ नहीं हुआ, प्लाट माफिया के ऊपर नहीं हुआ। और जो दूसरे आसिफ जरदारी के साथ जिसका गाठजोड़ था, वो देखें वो इमरान खान साहब के दाएं पहलू में बैठे हैं और सारी हुकूमत के मजे लूट रहे हैं। चलो ठीक है आशिक भाई, लास्ट फ्यू वर्ड्स प्लीज। जी लास्ट वर्ड मेरे यही है जी, मैं इनसे बात करूंगा। देखें जब चोरों के हाथ में हुकूमत हो, जब चोरों के हाथ में सब कुछ हो, तो फिर हमें यही हालात देखने को मिलेंगे। और जहां तक मैं समझता हूँ, मुझे बात कंप्लीट कर लेने दें, तो हमें यही हालात देखने पड़ेंगे। लेकिन यह है कि मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब जो है जाती तौर पे उन पे कोई भी आदमी इल्जाम नहीं लगा सकता कि ये करप्ट आदमी है। ठीक है, उनके
साथ भी शायद कुछ काली भेड़ें शामिल हो, शायद कुछ ऐसे क्रैप लोग शामिल हो। मैं नहीं कहता कि नहीं है, बिल्कुल पाक साफ है, होंगे डेफिनेटली। लेकिन जावेद भाई कि ये खान साहब को 2 साल कुछ माह हुए हैं, अभी उन्हें कुछ वक्त चाहिए ये स्पाइक करने के लिए। ये बहुत सारे मसाइल हैं पाकिस्तान में बने हुए। देखिए, हमें अंदरूनी बैरूनी सतह पे हमें हर तरफ से आप देख सकते हैं कि हमें दुश्मनों का भी खतरा है, और अंदरूनी तौर पे हमें अंदर हमारे भी बहुत सारे दुश्मन बैठे हुए हैं। बिल्कुल। और दूसरा जवेद भाई, जब तक मैं समझता हूं कि इन करप्ट लोगों का सफाया नहीं होगा, जब तक एक आम आदमी, देखिए हम एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं जवेद भाई, जहां आम आदमी पार्लियामेंट में जाता है, जब तक एक आम आदमी जमहूरी तरीके से पार्लियामेंट में नहीं जाएगा, उस वक्त तक हमारे मसाइल हल नहीं होंगे। जी, आम आदमी जो है उसकी तो पहुंच वहां तक बहुत मुश्किल है। क्योंकि जवेद भाई ये काम हमें करना पड़ेगा, जवेद भाई। ये काम सिर्फ और सिर्फ आवाम कर सकती है, इंडिविजुअल बंदा कोई नहीं कर सकता। तो हमारा काम बनता है कि हम आवाम को शऊर दें, आवाम को सिखाएं, आवाम को बताएंगे उनके हकूक क्या है। अच्छा, मैं एक सवाल लेकर आता हूं आपके लिए, दोनों के लिए। वो लोकल है, क्योंकि एक खबर आई है कि रादरम काउंसिल जो है उसने एक लाइसेंस अप्लाई किया गया था एक पाकिस्तानी इंडिविजुअल की तरफ से, वो ओपन अ कॉफी शॉप, और उन्होंने उसको रिफ्यूज किया और रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि ये रिस्ट्रिक्शन जो है वो आपको पूरी करनी पड़ेगी। 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो आपकी शॉप में 6 बजे के बाद बगैर किसी बड़े के साथ आकर चाय जो है वो खरीद नहीं सकते, ना पी सकते हैं। तो ये बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन उन्होंने लगाई है। तो आपका क्या ख्याल है कि ये जो रादरम में कुछ अरसा पहले होता रहा है, जो पास्ट स्टोरी है हमारे लोगों की, ये उसका सबब है, या वाकई रेसिज्म जो है वो यूके में बढ़ रहा है? शायद भाई पहले आपसे। आप देखें कि ये जो कोविड-19 के अंदर जो स्टडी के अंदर ट्विस्ट आया है, उसमें हर एक बंदे से ये सवाल पूछा जाता है कि आपने कोई 18 ईयर की एज तक के बंदे के साथ फिजिकल कांटेक्ट हुआ आपका। अब इस फिजिकल कांटेक्ट के कई माने हैं, वो मैं इस प्रोग्राम का मौजू नहीं है। इसी तरह ये होता है कि 18 से 69 की एज के साथ आपका फिजिकल कांटेक्ट और सोशल डिस्टेंस कांटेक्ट, ये वो सवालात हैं कि हमारे जो अक्सर रेस्टोरेंट हैं या जो हमारी जो काफी शॉप है, ये इनके पास इस तरह का कोई इस तरह डेटा प्लानिंग या सूलो जवाबत नहीं होते, कि जिसकी वजह से ये जो तहकीकात होती हैं उनके अंदर जो है वो कई किस्म के मराइल और पेचीदगियों का सामना करना पड़ता है। तो ये बात जो है कि उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई है, ये रिस्ट्रिक्शन भी खत्म हो जाएगी, ये मुनासिब नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हमारी जो कम्युनिटी है वो 18+ ये के साथ जो फिजिकल कांटेक्ट काउंसलर है, जो मैं बहुत सारे शहरों के अंदर बात कर रहा हूँ, कि उसका ख्याल भी नहीं रखा जाता फिजिकल कांटेक्ट 18+ के साथ। जी आशिफ भाई, लास्ट फ्यू वर्ड्स ऑन दिस प्लीज। जवेद भाई देखें, ये दोनों तो कहते हैं वो तस्वीर का दोनों दो रुख देखने चाहिए। तो जवेद भाई, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हमारे कुछ लोगों ने बहुत गलत हरकत की, जिसका नतीजा पूरी कम्युनिटी को भुगतना पड़ा। और अगर मैं समझता हूँ कि जे को अगर ऐसा उन्होंने कुछ रूल रेगुलेशन या गुलाब काउंसिल वगैरह ने बनाया है जवेद भाई, तो वो सरासर ज्यादती है। ये नहीं है कि सारे बुरे होते हैं। इस तरह का देखें, यहाँ पेज हाल में आप देख लें, शेफिल्ड में जो कुछ यहाँ कुछ और है जवेद भाई, इसके मसाल सब ने है कि ये 2, 3, 4, 5 दिन पहले ये जो वाकया यहाँ पे पेज हाल में हो रहे हैं, सिर्फ पेज हाल में आशिफ भाई, सिर्फ पेज हाल में नहीं, यहाँ एबिडेल में शूटिंग का इंसिडेंट हुआ है, यहाँ नेदरलैंड में 2 और हुए हैं। ये पता नहीं ये क्या हो रहा है हमारी कम्युनिटी में। जवेद भाई, असल में बात वही है कि हमारे अपने बच्चे भी जो है वो मुख्तलिफ गलत हरकत में मुलव्वस हैं, जिसकी हमें भरपूर मजम्मत करनी चाहिए। और यकीन करें कि वालिदैन भी परेशान है, इसमें कम्युनिटी भी परेशान है, क्योंकि वो बच्चे किसी की भी नहीं सुनते, ना वालिदैन की सुनते हैं, ना अपने किसी बड़े की सुनते हैं जवेद भाई। और कम्युनिटी की बात तो फिर वो जो वालिदैन की नहीं सुनता, वो कम्युनिटी की उसने क्या सुननी है जवेद भाई। लेकिन ये है कि इसमें जवेद भाई हमें ये है कि कम्युनिटी को मिल बैठ के इसके ऊपर जरूर डेफिनेटली बात करनी चाहिए।
जो शेफिल्ड के जो करदा धरता है, जो हमारी करीम है, जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, इन्हें बिल्कुल मसाजिद अपनी में देखें। ये हमारे लिए बहुत बड़ा लम्हा फिक्री है जवेद भाई कि हमारे बच्चे ये जो गलत कामों में मुलविस हैं और ये जो गलत काम कर रहे हैं, साफ जाहिर है, आपको, आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं कि ये सब ड्रग्स का चक्कर है सारा। ये जो कुछ एक दूसरे के ऊपर ये फायरिंग करते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, जख्मी करते हैं। तो मैं ये सिर्फ जवेद भाई एक बात है, हमारी कम्युनिटी के अलावा और भी दूसरी कम्युनिटी जो है, गैंग्स बने हुए हैं बहुत सारे, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है, बहुत सारे गैंग्स बने हुए हैं। और इसमें मैं समझता हूँ कि ये जो पुलिस जो है, इनकी तरफ से जवेद भाई थोड़ा सा ये समझ से बाहर है ये बात है कि ये सब कुछ जानते पूछते भी पता नहीं क्या बात है, ये नहीं इन लोगों को ढील देते हैं, ये समझ से परवाह नहीं होती है। चले जी, आप दोनों भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग मी, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह आइंदा भी आपसे बात होती रहेगी। एक बात मैं जरा कहना चाहता हूँ प्रोग्राम से पहले, एक बात ये है कि आप देखें कि पाकिस्तानी अवाम देख रही है कि जिस तरह पाकिस्तानी इदारों ने, पाकिस्तान की अदालत ने और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने अरबी अकामे के ऊपर पिछले वज़ीर आज़म को निकाला, अब मौजूदा वज़ीर आज़म के साथ जितनी करीम है उनके पास जो है वो अमरीकी और कैनेडियन अकामे हैं। तो अमरीकन और कैनेडियन अकामा रखने वालों के साथ मुख्तलिफ सलूक क्यों? ये सवाल है, इसके ऊपर बहस होनी चाहिए। और अगला एक सवाल ये है कि PIA की तबाही के ऊपर पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर बहुत ज्यादा जो है ये शोर हुआ और जो PTI के हमारे भाई हैं, इन्होंने एतराज किया कि इसकी तबाही में मुशाहिदुल्लाह खान का बड़ा हाथ है, इसलिए कि मुशाहिदुल्लाह खान की सारी फैमिली PIA के अंदर है और वो शायद भाई जो बात मुकम्मल हो जाए और जब तहकीक हुई, बात खुली, तो पता ये चला कि मुशाहिदुल्लाह के खानदान से तो एक भी बंदा PIA के अंदर नहीं है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारे यहाँ, मैं आपको यहाँ रोकूंगा, मैं आपको रोकूंगा। नहीं शायद एक मिनट, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आशिक भाई रहे हैं। इस पर हम किसी और प्रोग्राम में बात करेंगे फुली, यानी कि डिटेल के साथ। आप दोनों भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अगले प्रोग्राम तक मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज।